इस दुनिया में जो चिकनापन देख के आप फिसल जाते हो, ये एक धोखा है। असल में दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्ट स्मूथ, परफेक्ट चिकना है ही नहीं। आप कहोगे सर हमें तो दिखता है और हम फिसल भी जाते हैं और जाके चिपक भी जाते हैं। बेटा दूर से देखते हो, थोड़ा पास से देखो। नहीं दिखता है तो माइक्रोस्कोप से देखो। तुम्हें जो परफेक्ट स्मूथ दिख रहा है उसको पास से जाके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें उसमें कांटे लगे हुए दिखेंगे। अब तुम दूर से देखते हो, तुम्हें चिकना दिखता है, जाके फिसल के चिपक जाते हो। अब साहब तुममें भी तो बड़े बड़े कांटे लगे हैं। तुम्हारी जो बॉडी है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड मुझे परफेक्ट स्मूथ दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो मुझे इसमें भी कांटे लगे हुए नजर आएंगे। और तुम जाके अगर इससे चिपकोगे तो तुम्हारे अंदर भी कांटे हैं। सर हमारे अंदर भी ऐसे ऐसे कांटे होंगे। हां, अब दोनों कांटे मिलके चिपक जाते हैं। इसी को कहते हैं इंटरलॉकिंग। इसी को क्या कहते हैं? इंटरलॉकिंग। तुमने देखा चिकनापन, तुम जाके फिसल गए, जाके चिपक गए। अब तुम्हें लगा कि अरे यार मैंने तो सोचा था बड़ा स्मूथ होगा, लेकिन ये तो रफ है, अब अलग हो जाता हूं। तो अलग होने ना देगा। धोखा है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाओगे तो चिपक जाओगे, चिपक जाओगे, इंटरलॉकिंग हो जाएगा, है ना। तूने सुना था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्यों नहीं जाने का? यही रीजन है। चिकना दिखेगा लेकिन फिसलने का नहीं। क्यों नहीं फिसलने का? सर चिकना दिख रहा है, हम फिसल जाते हैं। सर तो फिसल जाओ, जाके चिपक जाओ। चिपकोगे, इंटरलॉकिंग बनेगा। अब उसके बाद लाख कोशिश करोगे, दूर होने का नहीं हो पाओगे। तो कौन करेगा दूर? कैसे हो जाएंगे दूर? उसके बाद एमआर आएगा और एमआर तुम्हें पकड़ के दूर करने की कोशिश करेगा उससे। तो कर पाएगा एमआर? डिपेंड करता है। अगर एमआर की औकात इसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ने की हुई तो अलग कर पाएगा। अगर ये इंटरलॉकिंग ज्यादा मजबूत है और एमआर इसको नहीं तोड़ पाएगा तो आप जीवन भर के लिए चिपके रह जाएंगे, आप अलग नहीं हो पाएंगे। अच्छा, हां, तो थोड़ा सा चिकनेपन से संभल के रहिए। चलिए, आप सभी बच्चों का स्वागत है लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 6 में। सर क्या पढ़ेंगे आज? वही इंटरलॉकिंग कैसे होता है और आप उससे कैसे बचे, और एमआर आपको बचा पाएगा या नहीं वो देखते हैं, और कितने तरह के इंटरलॉकिंग होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जोरदार। तो आज का हमारा गोल क्या है? मोक्ष इन अ फ्रिक्शन। आपको फ्रिक्शन में मोक्ष दिलाऊंगा। फ्रिक्शन थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन नीट में इसके सवाल आते हैं। लेकिन आपको अभी से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस और फील आना चाहिए कि हाँ सर फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा। और स्पेशली फ्रिक्शन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब दिवाली आ रही थोड़ी दिनों बाद। हाँ सर आ रही है। अब घर वाले बोलेंगे घर की साफ सफाई करो। हाँ सर कहते हैं हर साल हम ही करते हैं सर। अब इस साल मना कर देना, बोलना पढ़ना है। हाँ, तुम घर से साफ सफाई के लिए भी मना कर दोगे, पढ़ोगे भी नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तुम साफ सफाई कर लो, छोड़ो, तेरे बस का है नहीं पढ़ना, तुम साफ सफाई कर लो। अब मान लो घर वाले ने बोला कि एक कार्टन पड़ा है। क्या पड़ा है? एक कार्टन पड़ा है, किताबों से भरा हुआ, तुम्हारे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं का किताब भरा पड़ा है। उन्होंने बोला कि देखो इससे कोई फायदा तो है नहीं, इसको कबाड़ी वाले को बेच दो, जाओ बाहर ले जाओ, इसको बाहर रखो। तो ठीक है मैं बाहर ले जाता हूं। इस पूरे कार्टन का बक्से का मास एम था। अब तुम तो नया नया एमआर से फिजिक्स पढ़ने लगे, तुम्हें थोड़ा फिजिक्स समझ आ रहा था, तो तुमने सोचा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स ना लगाए तो ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। तुम चाहते हो कि ऑब्जेक्ट अपने आप चला जाए बाहर, तो अपने आप नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में था। तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो इसके वजह से चलना शुरू कर देगा। तो मैंने इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन ये नहीं चला ही नहीं साहब, हिला ही नहीं। तुम आए, तुमने मैसेज किया, अरे एमआर सर क्या गलत पढ़ाते हो यार, जो पढ़ाते हो वो किताबों में तो सही हो जाता है, लेकिन डेली लाइफ में उसका कोई मतलब ही नहीं है। मैंने घर में एक बक्सा रखा हुआ था, उस पे का मैंने एफबीडी बना लिया। ऊपर लग रहा नॉर्मल, हाँ लगेगा, कांटेक्ट है, ग्राउंड के साथ इस बक्से का कांटेक्ट है। ऑब्जेक्ट जहां पे चिपका होता है, हाँ सर चिपकेंगे अगर कहीं जाके तो सर नॉर्मल तो लगेगा। हाँ, किसी के साथ चिपकोगे तो नॉर्मल लगेगा, और जितना मजबूती से चिपकोगे नॉर्मल उतना ज्यादा लगेगा। अगर कमजोर हो, जब मजबूती से नहीं चिपक पा रहे हो तो नॉर्मल कम लगेगा। नॉर्मल मतलब क्या? चिपकना। जितनी जोरदार चिपकोगे नॉर्मल उतना जोरदार होगा।
अब तुम चिपक ही नहीं पा रहे साहब, गिर तो गए, फिसल गए, चिपक ही नहीं पा रहे, तो नॉर्मल नहीं लगेगा, है ना। ठीक है। तो एक ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नॉर्मल, नीचे वाले पे नीचे। तो ग्राउंड का नॉर्मल मैं नहीं बना रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट की एनालिसिस कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का मास m है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे। सर ऊपर के डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा था उतना नीचे mg लगेगा, दैट्स इट, कोई खास बात नहीं। तो मैं यहां पे कह सकता हूं ऑन बॉक्स n बराबर mg, हेंस नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग y एक्सिस इज 0, दैट्स इट, वेल एंड गुड। बट सर जब मैंने इसको x एक्सिस में फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो x एक्सिस में नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू 0, इनफैक्ट दिस इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो x में एक्सीलरेशन होना चाहिए, लेकिन ये तो चला ही नहीं। अब बताओ क्यों नहीं चला? तुम तुरंत से बोलोगे सर फ्रिक्शन भी कोई चीज होता है। अबे रामलाल, इतना समझ आता है तुम? इससे ज्यादा भी सीखना है ना, तो ऐसे पढ़ जैसे तूने कभी फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं था। तो जाए कि नहीं है पहली बार। तो साहब 10 न्यूटन का मैंने एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स लगाओगे तो स्टेट चेंज होगा। तो 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया लेकिन स्टेट चेंज नहीं हुआ। अब स्टेट चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सरफेस परफेक्ट स्मूथ नहीं है ना, परफेक्ट स्मूथ। अगर परफेक्ट स्मूथ होता तो चल जाता, परफेक्ट स्मूथ नहीं है। तो क्या है सर? इस बॉक्स के नीचे देखोगे माइक्रोस्कोप से लगा के, तो तुम्हें लगेगा कि इसके अंदर भले ही कार्टन प्लेन दिख रहा था, लेकिन एकदम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें कांटे लगे होते हैं, और ग्राउंड पे भी कांटे लगे हैं। तो एक दूसरे का कांटा ये फिक्स हो जाता है, बड़ा आसान, फिक्स हो जाता है, ऐसे फिक्स हो गया कांटा। अब जैसे ही मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा के आगे ले जाने की कोशिश करा, ये आगे नहीं गया, ये आगे नहीं गया। क्यों नहीं गया? तो ये इंटरलॉकिंग नहीं टूटा। तो आप एक्स एक्सिस में फोर्स लगा के इंटरलॉकिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंटरलॉकिंग नहीं टूटेगा। हर किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे चलाने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। क्यों पड़ती है, उसकी कितनी लिमिटिंग वैल्यू होती है वो मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट जब तक मैं 100 न्यूटन फोर्स इस पे नहीं लगाऊंगा ये आगे नहीं चलेगा। लेट 100 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक या बॉक्स। तो 10 न्यूटन पे अगर फोर्स मोशन में नहीं आया, रेस्ट पे ही रह गया, तो पक्की बात है कोई और फोर्स इसको अपोज करेगा, इस पर नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। नेट फोर्स कैसे 0 होगा? तो लॉजिकली समझना, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे मैंने आगे की तरफ फोर्स लगाया, ये रहा तुम्हारा इंटरलॉकिंग। अरे कैसे बनेगा? ये क्या हो गया भाई? इंटरलॉकिंग नहीं बन रहा मेरे से, अभी तो बना के दिखाया था। अच्छा सॉरी, ये इंटरलॉकिंग बन गया, ये इंटरलॉकिंग बन गया। ऊपर वाले को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो वॉल है, ये जो कांटे हैं, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाला कांटा इसको आगे जाने से रोकेगा। तो कौन सा फोर्स लगा रहे हैं सर? इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहे हैं, लेकिन उसको हम नॉर्मल ना बोल के फ्रिक्शन बोल देते हैं। तो अगर तुम अंदर जाके देखोगे तो असल में ये वाला कांटा है, इस कांटे को मैं आगे धक्का दे रहा हूं, इसको मैं आगे धक्का दे रहा हूं, एक दिखा रहा हूं बस, ऐसे तो ऐसे बहुत सारे कांटे लगे हैं ना, सबको आगे धक्का दे रहा हूं। तो अपने इस वाले फिंगर को आगे धक्का दे रहा हूं, मैं इधर से लगा के आगे धक्का दे रहा हूं। तो ये वाला वॉल है जो कांटे में फंसा है, ये इसको आगे जाने से रोकेगा। तो किधर फोर्स लगाएगा? पीछे की तरफ। तो अगर मैंने 10 न्यूटन आगे लगाया है तो ये इंटरलॉकिंग पीछे की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, और इसी को हमने नाम दे दिया है, ये फ्रिक्शन है। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन है। मतलब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन ने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का। जब मैंने अपने फोर्स को बढ़ा के 30 न्यूटन कर दिया, चल ही नहीं रहा था, मैंने 30 न्यूटन कर दिया, तो फ्रिक्शन की इंटरलॉकिंग इतनी मजबूत थी कि 30 न्यूटन फोर्स लगा के उसको अपोज किया और इसको चलने नहीं दिया। मैंने 80 न्यूटन लगा दिया, 80 न्यूटन लगा दिया साहब, तो ये भी 80 न्यूटन लगा दिया। ये क्या लगा दिया? 80 न्यूटन। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। जैसे मान लो यहां पे ब्लॉक रखा हुआ है, इंटरलॉकिंग हुआ पड़ा है, और मैं इसको चलाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं 80 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, खींच के लगा रहा था, 80 न्यूटन लगा रहा था, तो फ्रिक्शन 80 न्यूटन पीछे लगा था। अचानक से मैंने हटा दिया। मैं सोचा
कि मैं क्या करता हूं कि अगर इस ब्लॉक पे मैं आगे 80 लगा रहा और ये ब्लॉक पीछे 80 लगा रहा, तभी तो नेट फोर्स 0 हो गया, तभी तो ये हिल नहीं रहा। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक नेट फोर्स 0 रहेगा। अरे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक नेट फोर्स उस पर 0 रहेगा। मैं आगे लगा रहा 80 न्यूटन तो फ्रिक्शन पीछे लगा रहा 80 न्यूटन, मैं आगे लगा रहा 90 न्यूटन, साहब खींच के एकदम काम लिया मैंने, तो फ्रिक्शन भी आगे लगाया 90 न्यूटन, सॉरी पीछे लगाया 90 न्यूटन। मैं सोच रहा ये पीछे लगा रहा फोर्स, मैं छोड़ देता हूं, पीछे भाग जाएगा अपने आप। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे दो लोग धक्का मार रहे, इधर से मैं उधर से तुम, इधर से हम और उधर से रामलाल, अब मैं चुपचाप हट जाऊं तो रामलाल इधर गिर जाएगा। बचपन में ऐसे खूब काम करते थे। मान लो कुछ ले लिया मैंने है ना, रस्सी ले लिया, रस्सी पकड़ के वो उधर खींच रहा रामलाल, मैं इधर खींच रहा, है ना, मजे लेने की मूड है, रस्सी छोड़ दिया तो धड़ाम से पीछे गिर जाता है। ऐसा तुमने बचपन में देखा होगा। वही काम किया मैंने, आगे लगाया मैंने 90 तो फ्रिक्शन पीछे लगा रहा था 90, मैंने अचानक से अपना फोर्स छोड़ दिया। जैसे मैंने अपना फोर्स छोड़ दिया, अप्लाइड हो गया 0 न्यूटन। अप्लाइड कितना हो गया साहब, देखिए प्लीज, 0 न्यूटन। फ्रिक्शन मेरे से ज्यादा स्मार्ट, 0 न्यूटन तुरंत से। मतलब इतना स्मार्ट फोर्स, आश्चर्य है। देख रहे हो क्या कर रहा है, ये कसम खा लिया है क्या कि अब आगे चिपक गए, अब मैं अलग होने नहीं दूंगा। तुम 10 लगाओगे मैं 10, तुम 20 मैं 20, तुम 40 मैं 40, तुम 50। एमआर इधर से लगा रहा 50, फ्रिक्शन करा रहे एमआर तेरे बस की नहीं है, मैं लगाऊंगा 50। एमआर लगा रहा 70, फ्रिक्शन लगा रहा 70, आओ खेलते हैं। एमआर लगा रहा 80, फ्रिक्शन लगा रहा 80, एमआर लगा रहा 90, फ्रिक्शन लगा रहा 90, एमआर लगा रहा 95, फ्रिक्शन लगा रहा 95, एमआर लगा रहा 96, फ्रिक्शन लगा रहा 96 न्यूटन, एमआर लगा रहा 97 न्यूटन, फ्रिक्शन लगा रहा 97 न्यूटन, एमआर लगा रहा 98 न्यूटन, फ्रिक्शन लगा रहा 98 न्यूटन। चलने नहीं दे रहा। एमआर लगा रहा 99 न्यूटन, फ्रिक्शन लगा रहा 99 न्यूटन। इसीलिए हम इस फ्रिक्शन को कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। वो कहता है कि मैं किसी भी हद तक जाऊंगा और जितना आगे से फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उतना ही मैं अप्लाइड फोर्स लगाऊंगा। फिर से समझो, ये ब्लॉक रखा हुआ रेस्ट में, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, सही बात है। मैंने आगे की तरफ अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, मतलब इस पे कोई फोर्स नहीं लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, 0 न्यूटन, है ना। एक्स एक्स में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो एक्स एक्स में कोई फोर्स नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रफ हो और इंटरलॉकिंग हो तो उस पर फोर्स लगेगी। इंटरलॉकिंग है, इस पे ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, लेकिन मैं इसको जब तक चलाने की कोशिश नहीं करूंगा तब तक ये अपोज नहीं करेगा, ऐसे रखा रहेगा, पड़ा रहेगा। चिपके रहो बस, जीवन चल रहा है दोनों का एक साथ, चिपके रहो बस, चिपके रहो चिपके रहो चिपके रहो। जैसे ही मैं इसको अलग करने की कोशिश किया 10 न्यूटन का फोर्स लगा के, उसी इंस्टेंट पे फ्रिक्शन अपने आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के मेरे एक्सटर्नल फोर्स को, जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, जो एमआर लगा रहा, उसको अपोज कर लेगा। मैं लगाना चाह रहा अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन, ये तुरंत से 50 न्यूटन फोर्स लगा लेगा। तुरंत से कितना लगा लेगा, 50 न्यूटन लगा लेगा। अगर मैं लगाना चाह रहा 80 न्यूटन तो तुरंत से ये कितना लगा लेगा, 80 न्यूटन। मैं लगाना चाह रहा 95 न्यूटन, ये तुरंत से कितना लगा लेगा, 95 न्यूटन। मैं लगाऊंगा 96 न्यूटन, ये तुरंत से कितना लगा लेगा, 96 न्यूटन। मैं अगर लगाऊंगा 97 न्यूटन, ये तुरंत से कितना लगा लेगा, 97 न्यूटन। मैं लगाऊंगा 98 न्यूटन, ये तुरंत से लगा लेगा 98 न्यूटन। मैं लगाऊंगा 99 न्यूटन, ये तुरंत से लगा लेगा 99 न्यूटन, तुरंत से। और इंस्टेंटेनियसली अगर मैं फोर्स हटा लेता हूं तो हटा लेगा ये। अब साहब मैं लगा दिया, मैं भी हार मानने वाला नहीं था, मैंने लगा दिया 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन तुम्हारा लगेगा 97 न्यूटन, क्योंकि 100 न्यूटन जैसे ही मैंने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, इंटरलॉकिंग टूट गया। और इंटरलॉकिंग जब टूट जाता है तो वो बात नहीं रह जाती है इंटरलॉकिंग में, वो कमजोर पड़ जाता है, उसकी औकात खत्म हो जाती है, तो थोड़ा ढीला पड़ जाता है ना। तो पहले से भी कम फ्रिक्शन लगा पाता है। मैं बताऊंगा कि पहले तो बढ़ता जा रहा था और 99 हुआ, लेकिन 99 के बाद वो कम होकर फिर 97 96 रह जाता है।
अब मान लो कि मैं पागल हो गया, बहुत मेहनत कर रहा था, चलाने का नहीं चल रहा था, मैं 100 न्यूटन से और ज़्यादा लगा दिया 110 न्यूटन, तो अभी भी ये 97 न्यूटन ही लगेगा। मैं लगा दिया बेटा 150 न्यूटन, तो अभी भी ये 97 न्यूटन ही लगेगा। मैं लगा दिया 200 न्यूटन, तो अभी भी ये 97 न्यूटन ही लगेगा। क्या ये फिक्स हो जाएगा? हाँ, ये वाला फोर्स फिक्स हो जाएगा। अब इस पूरे टेबल से क्या तुम्हें फील आया कि पहले जब मैं धीरे धीरे फोर्स इंक्रीज कर रहा था तो धीरे धीरे अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो रहा था। मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा इस पूरे जर्नी में? सर मैक्सिमम लगा ये वाला। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम लगा ये वाला। यस, तो इसी को कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, विच इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बहुत बड़ी बड़ी भाषा में ना पढ़ो, एमआर कहता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात, इसको तो हम वैसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की औकात, फ्रिक्शन की औकात, ये फ्रिक्शन की औकात है। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं, ये औकात है। अब देखो बॉडी को यहां पे देखोगे तो तुम 3 स्टेट में बांट सकते हो। पहला स्टेट बेटा यहां से यहां तक, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, यहां तक बोल सकता हूं मैं, यहां तक, यहां तक, यहां से यहां तक। क्या बॉडी रेस्ट में थी? सर 99 न्यूटन पे तो चलने की कंडीशन में आ गया था और 100 पे चल गया था। मतलब 99 को आप कह सकते हो कि सर एक तरीके से अगर मैं 99 लगा दूंगा ना तो आर पार की कंडीशन होगी। 99 लगा के अगर मैं पीछे हट जाऊं तो ऑब्जेक्ट नहीं चल पाएगा, और 99 से थोड़ा बढ़ा लूं, 100 कर दूं तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा। हाँ वो ठीक बात है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक तो अभी तो रेस्ट में ही है ना, अबाउट टू मूव के कंडीशन में मान सकते हो इसको। ये मोशन में आ गया, लेकिन ये अबाउट टू मूव है, तो यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको नाम देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हेंस फ्रिक्शन इज स्टैटिक। फ्रिक्शन स्टैटिक इसीलिए क्योंकि स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। मतलब वो फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट पे लगता है जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, उसके टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करने के लिए। मैं जब फोर्स लगा रहा था 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, तो मैं बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप कर रहा था। मैं कह रहा था चल ना भाई, एमआर लगा रहा फोर्स उसको चलाने के लिए। बॉडी और ग्राउंड के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो कह रहा है मैं नहीं चलने दूंगा, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लग रहा था उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सर ये बढ़ क्यों रहा है? देखो इंटरलॉकिंग चाहता है अपनी पूरी जान लगा के ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना, चिपका के रखना, तो मैं जितने फोर्स से उसको अलग करना चाहूंगा उतना ही लगाएगा। मान लो मैं लगा रहा 50, ये गुस्से में आ गया, मैं तू चलाएगा एमआर तू चलाएगा, ग्राउंड करा एमआर तेरी औकात है, तू चलाएगा। कितना लगा रहा? 50, मैं लगाता हूं 100। साहब अगर ये 100 लगा देगा, मैं 50 लगा रहा, ये 100 लगा रहा तो पीछे चला जाएगा। फील करो इस बात को, ये 50 लगा रहा, मैं 100 लगा दूंगा तो पीछे चला जाएगा। हाँ सर ये तो पीछे चला जाएगा, तो ये थोड़ी ना चाहता है फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, सुनो। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये इंटरलॉकिंग है, मैं इधर से धक्का मारा, उधर से नहीं चला तो एमआर साइड चेंज करके इधर से धक्का मारा, तो अब मैं इधर फोर्स लगा रहा और ये इंटरलॉकिंग इस ऑब्जेक्ट पे किधर फोर्स लगाएगा? सर आगे लगाएगा, इधर फ्रिक्शन होगा। मतलब फ्रिक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मतलब मैं जब एक्सटर्नल फोर्स यहां पे लगा के 10, 20, 50, 97, 98, 99 लगा रहा था, तो मैं ऑब्जेक्ट में मोशन की टेंडेंसी डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। मोशन में आया नहीं, मोशन की टेंडेंसी, चल ना फ्रिक्शन का अभी कैसे बे मार, अभी देख पीछे लगाऊंगा, नहीं जलने दूंगा इसको मैं। अब मैं लगा रहा 50 और फ्रिक्शन लगा रहा 70, तो भाई साहब पीछे चला जाएगा ना, तो ये 50 ही लगाएगा। मैं लगा रहा 70 तो ये 70 लगाएगा, मैं लगा रहा 80 तो ये 80 लगाएगा, मैं लगा रहा 99 तो ये 99 लगाएगा। तो सर इसकी लिमिट जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है वो मैं बताऊंगा। यहां पे मैंने मान लिया था, बस ये मैं फील कराऊंगा कैसे डिसाइड होती है। तो जब तक मेरी फोर्स इस ऑब्जेक्ट को चलाने में कैपेबल नहीं होगा तब तक इसका जो इंटरलॉकिंग है इस पे एक ऐसा फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इसके मोशन को क्या करेगा? अपोज। इसलिए हमने इसको नाम दिया है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ऑब्जेक्ट जिस इंस्टेंट पे चलने की कंडीशन में आ जाएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, अबाउट टू मूव,
अबाउट टू मूव, 100 न्यूटन पे तो मूव कर गया, तो 99 न्यूटन पे मैं कह सकता हूं अबाउट टू मूव। तो अबाउट टू मूव के कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 99 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, जब आपने 100 न्यूटन लगा दिया या उससे ज्यादा लगा दिया तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मोशन में आ गया। देखिए यहां से यहां तक आपने 100 लगाया, 110, 150, 120 लगाया, तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लगा, मोशन में आ गया। अब ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाता है, उसकी इंटरलॉकिंग टूट जाती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो सर ये इससे 99 से कम क्यों हुआ? तो इसका लॉजिक बताता हूं, बहुत ही जोरदार है। किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना ज्यादा मुश्किल होता है रेदर देन उसके मोशन को कंटिन्यू रखना। देखो, जब मैं इस पे 10 न्यूटन लगा रहा था तो फ्रिक्शन 10 लगाया, मैं 20 फ्रिक्शन 20, मैं 40 फ्रिक्शन 40, मैं 60 फ्रिक्शन 60, मैं 80 फ्रिक्शन 80, मैं 96 फ्रिक्शन 96, मैं 97 फ्रिक्शन पूरी जान लगा 97, मैं 98 फ्रिक्शन 98, मैं 99 फ्रिक्शन भी 99। अब फ्रिक्शन की हवा निकलने वाली है, फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा, फ्रिक्शन की औकात से, फ्रिक्शन से नहीं, फ्रिक्शन की औकात से एमआर ने ज्यादा फोर्स लगा दिया 100, तो ये इंटरलॉकिंग अब टूट गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चिपका हुआ है मैं अलग करना चाहता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो चिपका हुआ है मैं अलग करना चाहता हूं, तो मुझे फ्रिक्शन की औकात से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और फ्रिक्शन की औकात से जैसे ज्यादा फोर्स लगा इंटरलॉकिंग टूट जाएगा। और एक बार इंटरलॉकिंग टूट गया ना तो ये मुड़ा मुड़ा सा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, इंटरलॉकिंग टूट गया, ये टेढ़ा हो जाएगा, तो अब ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम जितना जहां तक वो अपोज कर रहा था चलने से रोकने के लिए, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को रोकने के लिए 99 न्यूटन तक पूरा जान लगाया था, उसके बाद थोड़ा टूट गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, ऑब्जेक्ट इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा, तो उतना मजबूत इंटरलॉकिंग नहीं बन पाएगा जितना पहले था। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जब मोशन में आ जाता है, इंटरलॉकिंग टूट जाता है, तो लिमिटिंग से कम लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग से कम लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सर यहां पे आप ग्राफ भी बना सकते हो, हाँ बिल्कुल जोरदार ग्राफ बना सकते हैं। देखिए अब ध्यान से समझेंगे तो ये रहा एफ अप्लाइड, अप्लाइड बाई एमआर, जो एमआर ने फोर्स लगाया था, और ये आपका फ्रिक्शन। अब ध्यान से देखिए, एमआर 0 फ्रिक्शन 0, एमआर 10 फ्रिक्शन 10, एमआर 20 फ्रिक्शन 20, तो एमआर 10 फ्रिक्शन 10, एमआर 20 फ्रिक्शन 20, एमआर 30 फ्रिक्शन 30, एमआर 40 फ्रिक्शन 40, एमआर 80 फ्रिक्शन 80, एमआर 90 फ्रिक्शन 90, एमआर 96 फ्रिक्शन 96, एमआर 98 फ्रिक्शन 98, एमआर 99 फ्रिक्शन 99, यहां तक जाएगा। एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन फोर्स उसी तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट में बढ़ता जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहां पे जब अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आ जाएगा, मोशन में नहीं है, अबाउट टू मोशन मतलब आर पार की कंडीशन, या तो वहां से तुम हटा लिए फोर्स तो रुका रह जाएगा, और थोड़ा भी ज्यादा लगा दिए तो चल जाएगा। अब वहां से थोड़ा भी ज्यादा अप्लाइड फोर्स लगाओगे तो शार्प डिक्रीज कर जाता है फ्रिक्शन। पहले यहां पे फ्रिक्शन अबाउट टू मोशन के कंडीशन में 99 न्यूटन था, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट चलेगा तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद जब वो मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो अब तुम कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा लो, ऑब्जेक्ट एक बार मोशन में आ गया है ना, इंटरलॉकिंग टूट गया, तो इंटरलॉकिंग कांस्टेंट अमाउंट में अपोज करता रहता है। ऐसा नहीं कि इंटरलॉकिंग टूट गया तो बस टूट ही गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, अब स्मूथ हो जाएगा, नहीं स्मूथ नहीं होगा। इंटरलॉकिंग टूट गया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो भी तो रफनेस है ना, देखो ऐसे चलेगा ऑब्जेक्ट, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फंसा हुआ चलेगा। जैसे मान लो ये थोड़े से कांटे लगे हुए सरफेस है, परफेक्ट रफ सरफेस है, ये स्मूथ है। अब यहाँ पे बॉल को तुम वी वेलोसिटी से फेंक दो तो आराम से जाता रहेगा। अब यहाँ पे बॉल को वी वेलोसिटी से फेंक दो तो कैसे चलेगा? ऐसे टक 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 करके चलेगा, मतलब ये अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये थोड़ी देर बाद आपको रुका हुआ दिखाई देगा, हाँ इसकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। तो फ्रिक्शन इज अ डेसिपेटिव फोर्स, डेसिपेटिव फोर्स मतलब एनर्जी लॉस कराता है। तो साहब ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी कौन सी फ्रिक्शन? काइनेटिक वाली, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गई आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हो गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये हो गई स्टैटिक।
आप ध्यान से देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो मोशन को अपोज करना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल, मतलब वो खुद ही अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, और ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसका एक ही फॉर्मूला है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और नहीं लगेगा तो अप्लाइड फोर्स के बराबर नहीं होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन आप देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अबाउट टू मूव के कंडीशन में आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब आएगा। इन दोनों की वैल्यू एकदम फिक्स होती है। तो सर इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, कंपेयर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम होता है लिमिटिंग से। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना ज्यादा मुश्किल है, उसकी इंटरलॉकिंग को पीक पे ले जाके तोड़ना, और इंटरलॉकिंग एक बार टूट जाएगा तो उसको मोशन में बनाए रखना आसान होता है। देखो ना, इंटरलॉकिंग पूरा एकदम मजबूत है, अंदर धंसा हुआ है, ऐसा है, ऐसा इंटरलॉकिंग, इसको तोड़ना एकदम इसकी औकात को एक्सीड कराना, और जब ये मोशन में आ जाएगा तो पूरा अंदर में थोड़ी ना जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, है ना। इसीलिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है काइनेटिक से। सर वोट अबाउट स्टैटिक? स्टैटिक तो 97 भी था, स्टैटिक तो 99 भी था। स्टैटिक यहाँ पे देखेंगे, स्टैटिक देखेंगे तो देखिए स्टैटिक तेरा 97 भी है, देखो स्टैटिक तेरा 97 भी है, जो कि काइनेटिक भी है। समझ में आया कि नहीं है? तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, आप उसको मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि उसको मोशन में आने से अपोज करता है पहले तो। देन व्हाट फ्रिक्शन डज? फ्रिक्शन क्या करता है? क्या करता है? चाहता क्या है? चाहता यह है कि आप एक बार गलती से जाके कहीं चिपक गए, या कोई ऑब्जेक्ट जाके कहीं रफ सरफेस पे चिपक गया, तो सिर्फ सरफेस ही रफ नहीं है, ऑब्जेक्ट भी रफ होता है। दोनों में कांटे लगे होते हैं। अगर एक में कांटे हो तो फिर भी आसान है, दोनों में कांटे लगे होते हैं, वो दोनों के कांटे इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, और दोनों के कांटे इंटरलॉक्ड होने के बाद उसको मोशन में लाना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी इंटरलॉकिंग को तोड़ के उसके जो चिपके हुए ऑब्जेक्ट को अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हम अलग करने की कोशिश करते हैं तो ये जो इंटरलॉकिंग है वो एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। वो उसको मोशन में आने से पहले रोकता है, मतलब उसके टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को रोकता है। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है या रिलेटिव मोशन को अपोज करता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। तो सर यहाँ पे कॉन्टैक्ट का होना बहुत जरूरी है। यस, बिना कॉन्टैक्ट के नहीं हो पाएगा, कॉन्टैक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं पहले ये चीज करा दूं, ये चीज आपको फील कराऊं कि एक बात बताइए, इफ नॉर्मल इज जीरो देन फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? फ्रिक्शन जीरो, फ्रिक्शन जीरो मतलब तुम्हें पता चल गया, सॉरी इफ नॉर्मल जीरो देन फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो तुम्हें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है चिकना लेकिन है नहीं, तुम्हें पता चलेगा कांटे लगे हुए, तो तू जाके चिपका ही नहीं। अगर तू चिपका ही नहीं, मतलब नॉर्मल जीरो है, मतलब चिपका ही नहीं। अगर चिपका ही नहीं तो इंटरलॉकिंग नहीं बनेगा। देखो ना, हवा में ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, अरे भाई ऐसे ऐसे, तो इंटरलॉकिंग बना ही नहीं ना। इसके कांटे इधर, इसके कांटे इधर, ऐसे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। जब चिपकोगे तभी नॉर्मल आएगा और तब जाके फ्रिक्शन आएगा। मतलब आप कह सकते हो कि नॉर्मल जीरो देन फ्रिक्शन मस्ट बी जीरो, यस ट्रू। बिना नॉर्मल के तुम फ्रिक्शन कहीं लगा के दिखा दो तो मान जाओ। तुम कहोगे एयर फ्रिक्शन, सर वो नहीं बात कर रहे हम, दो ऑब्जेक्ट के बीच के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन तभी लगेगा जब नॉर्मल होगा। मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे का दोस्त है। दोस्त इन द सेंस कि जब नॉर्मल नहीं रहता तो फ्रिक्शन कहता है मैं मर जाऊंगी नॉर्मल के बिना, नॉर्मल नहीं तो मैं भी नहीं, ले जाना ऑब्जेक्ट को ले जाओ, मैं कहीं अपोज नहीं कर रहा। अभी ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, ले कोई अपोजिशन नहीं है, फ्रिक्शन को लेकर मैं तभी रोकूंगी जब मेरे साथ चिपकेगा। चिपकेगा मतलब नॉर्मल आएगा। फ्रिक्शन कहता है तभी रोकूंगी मैं। तो फ्रिक्शन बड़ा लॉयल है नॉर्मल के लिए। नॉर्मल अगर जीरो है तो फ्रिक्शन कहता है मैं मर जाऊंगी नॉर्मल के लिए, मेरा कोई औचित्य नहीं है, मेरे जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है बिना नॉर्मल का। क्या नॉर्मल उतने ही इंटेंसिटी से फ्रिक्शन को प्यार करता है? देखते हैं। इफ फ्रिक्शन इज जीरो देन नॉर्मल मस्ट बी जीरो, नो, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे रखा हो, स्मूथ सरफेस। सर आपने बोला स्मूथ होता नहीं, बेटा फिजिक्स में आइडियली एज्यूम करते थे ना, केस माना है, होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हम थ्योरी पढ़ रहे हैं।
थ्योरी पढ़ने के लिए हम म्यू जीरो कह सकते हैं। म्यू जीरो है मतलब स्मूथ सरफेस है। अगर सरफेस स्मूथ है तो यहां पे कोई इंटरलॉकिंग बनेगा ही नहीं। क्या नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है, लेकिन ये जो नॉर्मल है वो फ्रिक्शन को धोखा दे देता है। या फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नॉर्मल नहीं है तो पक्का फ्रिक्शन जीरो ही होगा, है ना। तो तुम इसको ऐसा, कई बच्चे कहते हैं सर ये नहीं आ रहा समझ, तो कोई बात नहीं, तुम इसको गलत प्रूफ करके बताओ, तब तो मैं मानू ना। तुम बता दो कहीं नॉर्मल जीरो है और फ्रिक्शन लग रहा हो तो बताओ मुझे, सीधी सी बात है ना, बताओ मुझे, कोशिश करो सोचने की। बताओ कोई ऐसा केस बताओ जहां नॉर्मल जीरो और फ्रिक्शन है। मैंने तो बता दिया जहां नॉर्मल जीरो फ्रिक्शन जीरो है लेकिन नॉर्मल होगा, देखो ये केस है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब असल में आता है कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। असल में फ्रिक्शन होता क्या है, तो मैंने आपको फ्रिक्शन के टाइप बता दिए। अब मैं बताता हूं फ्रिक्शन अंदर में क्या होता है, क्योंकि तुम जाके कोई भी किताब पढ़ो वहां पे टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जिससे भी पढ़ो उसमें भी टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है, या यूं कहूं कि रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट है। आई एम सॉरी, वेरी मच सॉरी। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट होना चाहिए। तुम भी अभी पढ़ोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हाँ सर ये वर्ड वहां पे लिखा होना चाहिए। अभी बताता हूं। फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कैसे? क्योंकि इंटरलॉकिंग हो रहा है तो कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट भी तो लग रहा है। लेकिन यहां पे एक फर्क है कि ये ऑब्जेक्ट जो मैंने यहां पे रखा है, यहां पे इंटरलॉकिंग है और ये ग्राउंड का इंटरलॉकिंग है, दोनों चिपक गए। तो नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। और फ्रिक्शन जो होता है वो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है, लेकिन लगता कॉन्टैक्ट पे ही है, बॉडी के सेंटर पे नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कह सकते हो कि बॉडी के सरफेस पे यहां लग रहा सर, यहां लग रहा सर, यहां लग रहा, नहीं। नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट पे लगता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, और फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है। देन फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और नॉर्मल इज आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, एक कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल और एक कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सर इन दोनों को ही हम कॉन्टैक्ट फोर्स ही बोल दे। हाँ, ये दोनों कॉन्टैक्ट की वजह से ही लगे। तो सर अगर मैं नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछूं तो इनका सम कर दूंगा, हाँ, लेकिन सम करते समय ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, तो नेट सम बीच में आएगा। और आप ध्यान से देखो, ये आई जे में है तो ये आई में होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो ये नेट आपका कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को आप ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स। सर अगर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे से पूछते तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का सीधा सम कर दूंगा, नहीं, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है ना। ये हो जाएगा नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर। तो सर अभी से पहले सवाल में आपने कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था, कई सवाल हमने किए, वहां पे आप कभी भी ये फॉर्मूला नहीं लगाते थे, आप तो नॉर्मल निकालते थे, तो वहां पे सरफेस स्मूथ होता था, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन होगा नहीं, तो फ्रिक्शन को जीरो रख दो। फ्रिक्शन को जीरो रखोगे तो √n² मतलब n कॉन्टैक्ट फोर्स वाला और नॉर्मल फोर्स। आया बुझाया? अब देखो, फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स विच एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो सर ये भी पेयर में होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन पीछे तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन आगे, इंटरलॉकिंग दोनों का है ना भाई। लेकिन हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट की ही एफबीडी बनाते हैं। विच अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। वो मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन तो मोशन को सपोर्ट करता है। फ्रिक्शन की वजह से तो मोशन होता भी है, वो मोशन को अपोज नहीं करता। मान लो दो ऑब्जेक्ट चिपका है, एक आगे जा रहा किसी वजह से, तो दूसरा भी चिपक के फ्रिक्शन की वजह से तो आगे जा पाएगा। नहीं समझे तुम? सुन बताता हूं। मान लो ये डायरी है और ये फोन है, ठीक भाई, ठीक है सर। अब मैं अगर इस डायरी को आगे ले जाऊं तो फोन भी आगे गया है। हाँ सर, कौन सा फोर्स फोन को आगे ले गया? फोन का एफबीडी बनाओ और मुझे बताओ कि फोन को कौन सा फोर्स आगे ले गया। क्या डायरी फोन पे नॉर्मल लगा रहा है? हाँ, लेकिन नॉर्मल तो ऊपर लगाएगा कि नॉर्मल तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और फोन का एमजी नीचे। तो फोन को डायरी के साथ आगे ले जाने के लिए हम सिर्फ फोन की एफबीडी बना के देखें तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे ले जाने के लिए? फ्रिक्शन। अगर ये डायरी परफेक्ट स्मूथ होता है नहीं,
होता तो काश में विजुअलाइज करा के आपको दिखा देता। अगर परफेक्ट स्मूथ होता और डायरी को आप आगे ले जाते तो ये यहीं रहता, डायरी आगे चला जाता, ये नीचे गिर जाता। परफेक्ट स्मूथ अगर है, समझने की कोशिश करो। परफेक्ट स्मूथ देखो, अगर परफेक्ट स्मूथ है देखो फोन, डायरी और फोन का मोशन कैसा होगा, ध्यान से देखना। परफेक्ट स्मूथ है तो अच्छा, मैं मैकेनिज्म भी समझा दे तो ऐसा क्यों लग रहा, ऐसा रेस्ट में मैं डायरी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा, तो डायरी और फोन के बीच में इंटरलॉकिंग जो है, मैं डायरी को आगे ले जाना चाहूंगा तो इंटरलॉकिंग इनका जो फिक्स्ड है वो इसको साथ रखने की कोशिश करेगा। अब जैसे डायरी आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो फोन डायरी को आगे जाने से रोकेगा, आगे जाने से रोकेगा, तो डायरी पे फ्रिक्शन कहां लाएगा, पीछे। जैसे मैं डायरी को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैं डायरी को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा तो फोन और डायरी के बीच इंटरलॉकिंग, इस बार मैं किसको मूव कराने की कोशिश कर रहा हूं, नीचे डायरी को। तो जो फोन और डायरी के बीच इंटरलॉकिंग है वो डायरी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो डायरी को आगे जाने से रोकेगा। तो डायरी में फ्रिक्शन कहां, पीछे, तो फोन पे कहां, आगे, तो इसलिए फोन आगे जाएगा। तो फ्रिक्शन सम टाइम इज अ कॉज ऑफ मोशन, इट नॉट ऑलवेज अपोज मोशन, इट्स अपोज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग। अगर फोन पीछे रह जाता और डायरी आगे चल जाता तो उनके बीच का रिलेटिव स्लिपिंग होता। रिलेटिव स्लिपिंग को रोकने के लिए वो ले गया फोन को अपने साथ। तो फोन और डज नॉट अपोज मोशन, फोन अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। यहीं तक लिखा होता है सारी किताब में, लेकिन वो टेक्निकली रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं आपको अभी दिखा दूंगा, रफ भी है, देखिए रफ भी है, इंटरलॉकिंग पहले ही बना लिया मैंने, रफ भी है, म्यू, इंटरलॉकिंग भी है। अब मैं इसको रिलेटिव मोशन दे भी देता हूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैं इसको पकड़ के ऊपर खींच लेता हूं। अब देखो ये इंटरलॉकिंग है ग्राउंड सरफेस का, और ये अपर सब्जेक्ट, सॉरी ये ग्राउंड सरफेस है, इसके ये कांटे हैं, ऊपर वाला सरफेस है, इसके कांटे हैं, जाके फिक्स हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऊपर उठा रहा हूं इसको, तो ऊपर उठने के लिए कहां अपोज कर पाएगा ये, फील करो इस बात, ऊपर उठा दिया मैंने अपोज कब करेगा, आगे जाने को, पीछे जाने को, ऊपर, बड़े आराम से। तो ये तो रेस्ट में है ग्राउंड, और ऑब्जेक्ट ऊपर चल गया, इंटरलॉकिंग था हां, रफ था हां, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था हां, चिपका था हां, इंटरलॉकिंग था हां, क्या मैंने इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में लाया, हां, फ्रिक्शन लगा ना, तो रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन नहीं लग सकता, हां, रिलेटिव मोशन हुआ लेकिन फ्रिक्शन नहीं लगा। बताओ जोरदार मोक्ष मिला कि नहीं मिला, एकदम चरम सुख की अनुभूति हुई, क्या दिखाया है सर आप। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है कि रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन और पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट, पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। टेंजेंशियल और पैरेलल बोलना एक ही बात है। अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, किधर एक्ट होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल मोशन को ही अपोज करेगा। और इंटरलॉकिंग ऐसे बना, तुम ऊपर नीचे करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे पीछे जाओगे इंटरलॉकिंग तोड़ने की कोशिश करोगे तो अपोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू एक्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहला कांटेक्ट का होना जरूरी है, चिपकना जरूरी है। सिंपल सी आम भाषा में कहता हूं चिपकना जरूरी है। जब ऑब्जेक्ट चिपकेगा, सर सिर्फ चिपकने से हो जाएगा क्या, नहीं, उसमें कांटे लगे होने जरूरी है, मतलब रफनेस जरूरी है, म्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इंटरलॉकिंग जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि जो बॉडी आपको चिपका हुआ दिख रहा है उसमें फ्रिक्शन लगेगी। सर आपने बोला कोई बॉडी चिपका हुआ नहीं होता है, भाई नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन थ्योरेटिकली फिजिक्स में आप मान सकते हैं। तो सर मान लीजिए कांटेक्ट है, इंटरलॉकिंग है, बढ़िया, तो क्या फ्रिक्शन लग जाएगा, नहीं, अभी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। दो ऑब्जेक्ट अगर चिपके हुए हैं तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती उस पर फ्रिक्शन लगा के उसके कांटे को परेशान करेगा, नहीं, दो ऑब्जेक्ट आराम से रेस्ट पे हैं, परे हैं तो परे रहेंगे, फ्रिक्शन उस पर नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तब लगेगा जब आप उसको ग्राउंड सरफेस पे या कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करेंगे, है ना, और भी पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। टेंडेंसी
और रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द मोशन। सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज मोशन ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट मैंने नीचे लिखने के लिए दिया था, दिस इज रॉन्ग। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट अपोज मोशन, फ्रिक्शन फोर्स अपोज टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन कब लगता है? जब कॉन्टैक्ट हो। सिर्फ कॉन्टैक्ट से हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें रफनेस हो, इंटरलॉकिंग हो। क्या सिर्फ कॉन्टैक्ट और इंटरलॉकिंग से हो जाएगा? क्या नहीं। देखिए, अगर ये मैं फोर्स ना लगाऊं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट में भी है, इंटरलॉकिंग भी है, रफनेस भी है, क्या फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं। फ्रिक्शन कहां लग रहा है बताओ? सर पीछे भी लग सकता है। अरे भाई क्यों? अपने आप फ्रिक्शन थोड़ी नहीं लगता है। इसको मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इसको मैं पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, है ना। तो फ्रिक्शन अपोज टेंडेंसी और रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन को आप कहते हैं, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। क्यों कहते हैं साहब फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल? तो लिखा है मैंने, यहां देखो, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज एन इविल, नहीं, फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल, यहां पे ऐड कर लेना, नेसेसरी इविल। सर नेसेसरी इविल का मतलब फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन ना हो पाएगा तो हम ग्राउंड सरफेस पे चल नहीं सकते। अगर यहां पे जो तुम्हें बोर्ड स्मूथ दिख रहा है ना, अगर परफेक्ट स्मूथ होता तो मैं इस पे लिख ही नहीं पाता। मैं कैसे लिख पाता हूं? इससे इंक कैसे बाहर निकलता है? क्योंकि ये रफ है। जब आप पेन से लिखते हो कॉपी पे, तो कॉपी रफ होता है, तभी वो पेन को पकड़ता है, इंक को पकड़ता है। तो परफेक्ट स्मूथ होता है जैसे ग्लास, उस पर वो भी परफेक्ट स्मूथ नहीं होता, लेकिन उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होता है, थोड़ा स्मूथ होता है। उसमें लिखोगे तो तुम लिख पाते हो क्या? नहीं। लिखने के लिए रफनेस चाहिए, चलने के लिए भी रफनेस चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? वियर एंड टियर ऑफ अ टायर्स ऑन द रोड इज ड्यू टू फ्रिक्शन। वो क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। तो सर क्या बढ़िया होता, फ्रिक्शन होता ही नहीं तो एक टायर लगाते पूरे जीवन भर चलता। तो भाई साहब फ्रिक्शन अगर होता ही नहीं तो टायर आगे चल ही नहीं पाता। मशीनरी पार्ट चलते चलते क्यों घिस जाता है? फ्रिक्शन की वजह से। हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन कॉजेज डैमेज ऑफ द मशीन। ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है तो मशीन डैमेज हो जाता है ना। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा पावर इज नीडेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की वजह से हीटअप होगा तो एनर्जी लॉस होगा, तो एक्स्ट्रा पावर लग जाता है। लेकिन फ्रिक्शन जरूरी है, इसलिए कहते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या कर सकते? मतलब क्या नहीं कर सकते थे? विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। वाई वी कैन नॉट वॉक? चलो अब मैं बताता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे फोटो डाली थी और उसमें पूछा था, मैं चल रहा था, बोला था फ्रिक्शन कहां लगेगा। तो जो पुराने बच्चे पढ़े हुए थे मेरे, वो कह रहे सर फ्रिक्शन आगे लगेगा, है ना, 20-30%। और 70% बच्चे कह रहे सर आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर हमने पढ़ा है, राइट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन स्टेटमेंट काट दो और लिखो फ्रिक्शन opposite to the direction of relative motion भी बोलना गलत है, स्लाइडिंग स्लाइड करेगा ना, जब फिसलेगा तब स्लाइडिंग के अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब तक स्लाइडिंग नहीं होगा, फिसलेगा नहीं, तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब चलो हम बात करते हैं, जब हम चलते हैं तो क्या हम फिसलते हैं? क्या मैं ऐसे चलता हूं ग्राउंड पे, पैर को फिसलाता हूं क्या मैं? ये देख मेरा पैर है, तो क्या मैं ऐसे चलता हूं? नहीं। जब आप चलते हो तो आपका पैर ग्राउंड पे फिसलता है क्या? नहीं सर। अगर तुम ऐसे चलो ना तो पक्का फ्रिक्शन आगे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में हम ऐसे चलते थे, पागल हो जाते थे खेलते खेलते, हम ऐसे चलते थे, पैर को जमीन पे फील कर पा रहे हो? देख नहीं पा रहे हो मेरे पैर को, फील कर पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? अगर फील कर पा रहे हो तो बताओ मैं क्या कर रहा हूं? मैं पैर को ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, आगे स्लाइड कर रहा हूं, तो स्लाइड आगे करूंगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं वॉक कर रहा हूं। तो वॉक हम करते कैसे? खड़े हो जाओ, एक बार वॉक करके देखो। तो तुम अपना लेफ्ट पैर रिस्ट में रखो, राइट को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो तुम राइट पैर से क्या करते हो? पैर से जमीन को पीछे धक्का देते हो। इनफैक्ट आप पैर को पीछे स्लाइड करने की कोशिश करते हो। बहुत अच्छा मैं ड्राइंग नहीं बनाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं यहां पे बनाने की। अब मान लो ये पैर तेरा रेस्ट में है। अब जब आप वॉक करते हो तो क्या करते हो? असल में इस पैर को पीछे स्लाइड करने की कोशिश करते हो, पीछे मोशन में ले जाने की कोशिश करते हो। पैर को ऐसे नहीं चलते हम देखना, हम ऐसे नहीं चलते, पैर को आगे ले जाने की कोशिश, आगे जाना,
ऐसा थोड़ी ना चलते हम। जब तुम आगे जाते हो तो पैर को असल में आगे नहीं ले जाना चाहते हो तुम। पैर को एक बार खड़े हो जाओ, नहीं कैसे फील आएगा, तुम करोगे, एफर्ट्स लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे तभी समझ आएगा। जैसे तुम खड़े हो जाओ और खड़े होने के बाद पैर को आगे ले जाने की कोशिश करो, चल ही नहीं पाओगे। तुम फील करो, तुम्हें लगा रहे यार मेरा जीवन आज तक तो धोखे में था, मुझे पता ही नहीं था कि हम जब चलते हैं तो पैर को आगे ले जाने की कोशिश ही नहीं करते। करो ना, करो, मजा आएगा। मुझे ही मजा आ रहा है करने में। तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे गिर जाओगे ऐसे। तो असल में हम क्या करते हैं, हम पैर को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब जमीन को जैसे हम पैर से पीछे धक्का मारेंगे, जमीन को जैसे हम पैर से पीछे धक्का मारेंगे तो मेरा पैर स्लाइड नहीं करता, पीछे जाने की कोशिश करता है। तो मेरे पैर और जमीन के बीच में जो इंटरलॉकिंग है मेरे पैर को पीछे जाने से रोकता है। मतलब मेरे पैर पे कहां फोर्स लगाता है, आगे फोर्स लगाता है। कहां फोर्स लगाता है, आगे। तो जब हम ईस्ट की डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं, तो मेरे इस वाले पैर पे फ्रिक्शन कहां लगता है, आगे। और कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग हुआ ही, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। और फिर हम पैर को उठा के कहां रख देते हैं, आगे रख देते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगता है। बाइसिकल, अ व्हीकल, अ ट्रेन, एटीसी कैन नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड। हाँ, स्टार्ट करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो तुम्हारा ब्रेक होता है वो जाके रिम पे चिपकता है, तभी तो फ्रिक्शन की वजह से उसके मोशन को रोकता है, वो इंटरलॉक्ड हो जाता है, पकड़ लेता है, चिपका लेता है, उसको चलने से रोकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक ही नहीं सकते थे। मतलब किसी भी बोलना गलत है, किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत नहीं चाहिए, वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत चाहिए। लेकिन अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल के ऑब्जेक्ट को मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू क्लाइंब अ ट्री और पोल और अ फिक्स्ड नेल टू राइट पेन विथ अ पेन। ऑब्वियस सी बात है, हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं बताओ। हम पेड़ पे ऐसे पकड़ के, उसके डाली को पकड़ के ऐसे उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे मेरे और डाली के बीच में कांटेक्ट होता है, और कांटेक्ट ही फ्रिक्शन कहां लगाता है, ऊपर लगाता है। हम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, मतलब हाथ को उसको पकड़ के नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो उस पर फ्रिक्शन कहां लगता है, ऊपर। फील आया कि नहीं आया इस बात का। अब चलिए आगे देखते हैं, कितने तरह के फ्रिक्शन होते हैं और कैसे कैसे फ्रिक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो बेटा फ्रिक्शन होते हैं मेनली अभी ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए 3 तरह के। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट सेल्फ एडजस्टेबल। वो उतना ही लगाता है जितना ऑब्जेक्ट को रोक के रखने के लिए जरूरी होता है। ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है और तभी तक होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है। Only when tendency of motion, ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी ऑफ मोशन है लेकिन ऑब्जेक्ट है कहां पे, रेस्ट में। फील आ गया पूरा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है एंड वो तब लगता है जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव, जब फ्रिक्शन की औकात जस्ट खत्म होने वाली ही होती है। फ्रिक्शन की औकात क्या होती है, अरे यार, फ्रिक्शन की औकात खत्म होने वाली ही होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहते हैं फ्रिक्शन की औकात। तो सर किसी फ्रिक्शन की औकात कैसे डिसाइड होती है, किसी फ्रिक्शन की औकात कैसे डिसाइड होती है, कितना लिमिट तक वो रोक पाएगा, कितने लिमिट तक रोक पाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटरलॉकिंग कैसा है, इंटरलॉकिंग कितना मजबूत है। और इंटरलॉकिंग उतना ही मजबूत होगा जितना ऑब्जेक्ट का नॉर्मल रिएक्शन है। कैसे, मैं बता दूं। मान लो ये है 5 kg का ऑब्जेक्ट और ये है 50 kg का ऑब्जेक्ट, है ना। ये कॉटन का है, लोहे का है, कुछ भी है। अब जैसा इसमें इंटरलॉकिंग बन रहा है वैसा इंटरलॉकिंग इसका भी है ना। ग्राउंड तो सेम ही है, इंटरलॉकिंग वैसा ही। अब क्या होगा कि 5 kg का ऑब्जेक्ट है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा 5, और यहां पे कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक 5 kg पे नॉर्मल ऊपर और एक ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे, ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे। अभी क्या है कि जितना mg उतना ही है नॉर्मल, और जितना ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे लगाएगा। और जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना मजबूत कांटेक्ट होगा, और जितना मजबूत कांटेक्ट होगा उतना मजबूत इंटरलॉकिंग होगी। कितना फील के साथ पढ़ रहे हो यार, मतलब मुझे ही पढ़ाते पढ़ाते फील आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। कोई भी चीज मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं।
वाई फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज जितना ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो उतने नीचे से ज्यादा फोर्स से नीचे जाना चाहे, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज्यादा लगेगा, तो कॉन्टैक्ट सरफेस उतना ही ज्यादा उस पर नॉर्मल लगाएगा। और साथ कॉन्टैक्ट फोर्स जितना ज्यादा उस पर ऊपर नॉर्मल लगाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जितना ज्यादा ऊपर उस पर नॉर्मल लगाएगा, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा। और नॉर्मल जितना ज्यादा मतलब कांटेक्ट उतना मजबूत, और जितना मजबूत कांटेक्ट इंटरलॉकिंग उतना तगड़ा। मतलब यहां पे जो इसको तोड़ने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम औकात जो होगी वो उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा नॉर्मल होगा। अब मान लो नॉर्मल बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कांटे हैं बड़े छोटे छोटे से ऐसे कांटे हैं तो जल्दी टूट जाएंगे। मतलब कांटे मतलब रफनेस की जो डिग्री होती है उसको एक टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रोपोर्शनल टू एन, और यहां पे प्रोपोर्शनल साइन हटाता हूं तो यह आ जाता है म्यू इंटू एन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और ये इसको कहेंगे म्यू एल, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको क्या कहेंगे हम? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो घबराना नहीं है, म्यू एल इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ रफनेस, इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ रफनेस। रफनेस ज्यादा तो म्यू ज्यादा, रफनेस कम तो म्यू कम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये मैक्सिमम औकात है। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसको हम अच्छी भाषा में कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जितना ज्यादा नॉर्मल होगा कॉन्टैक्ट उतना मजबूत होगा। लेकिन जो रफनेस की पैरामीटर, जो कांटे का शार्पनेस है, पहले कांटा जो एकदम फ्रेश था और इसका कांटा एकदम फ्रेश था, जाकर चिपका हुआ था, तो उसकी औकात ज्यादा थी। फ्रेश कांटा एकदम नया नया बना हुआ कांटा है। जब ये टूट जाएगा एक बार और ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, तो मोशन में देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा। इसको स्लो करके देखो, है ना, इसको बहुत स्लो करके देखो, तुम्हें फील आ जाएगा। तो उतना मजबूत इंटरलॉकिंग नहीं बन पाएगा। तो यहां पे जो डिग्री ऑफ रफनेस है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, और हम कहते हैं अच्छा लिमिटिंग। अच्छा काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और ये तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन को आपने कम क्यों बोला था? क्योंकि असल में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब रफनेस की डिग्री जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है वो कम हो जाता है, रफनेस की डिग्री जब वो रेस्ट में आता है तो इसको कहते हैं हम लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कभी कभी हम स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग कहते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक मतलब रुक जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस कंडीशन में मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है ऑब्जेक्ट को रोक के रखने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और मैक्सिमम रोक के रखने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम लिमिटिंग कहते हैं। तो मैक्सिमम स्टैटिक की वैल्यू को ही लिमिटिंग कहते हैं। मैं अपनी भाषा में कहता हूं फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात होती है उसको लिमिटिंग कहते हैं। मैक्सिमम की जो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात होती है उसको हम लिमिटिंग कहते हैं। अब ये सवाल है ना, हमको न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन। ये बिटवीन ब्लॉक, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। हाँ, फाइंड एक्सीलरेशन एंड बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। 2 बार एक्सीलरेशन लिख दिया, काट देता हूं। चलो, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। चलो हो गया, फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक। अब सवाल सॉल्व करने के एमआर के 3 स्टेप है ना, एमआर स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन, आपसे पूछ रहा फ्रिक्शन, आपसे कभी पूछेगा टेंशन, आपसे पूछेगा नॉर्मल रिएक्शन, कुछ नहीं निकालना। सबसे पहले निकालना है फ्रिक्शन की औकात। फर्स्ट फाइंड एफ लिमिटिंग। जब ऑब्जेक्ट किसी ग्राउंड पे, रफ ग्राउंड पे रखा हो तो उसको चलाने के लिए कितने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत पड़ेगी? लिमिटिंग के बराबर लगा दोगे तो ऑब्जेक्ट चलने की कंडीशन में आ जाएगा, वार पार की कंडीशन आ जाएगी तो समझो चल गया। उसे थोड़ा भी ज्यादा लगा दोगे तो चल जाएगा। तो हम लिमिटिंग केस की बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन की औकात निकालो। चाहे सवाल में कुछ भी पूछा हो, फ्रिक्शन की औकात सबसे पहले निकाल लो कि कितने अधिकतम तक वो रोक सकता है। मान लो तुम्हारी लड़ाई हो गई किसी से, ठीक है, अब तुम लड़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? सर सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम अपने दोस्तों को बुला लेंगे, ठीक है। अब तुम्हारे दोस्त है बाबू जलेला टाइप,
कल्लू मल्लू बाबू जलेला ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, सबको लेके तुम पहुंचे और पता चला कि उधर से एकदम 50 लोग आए हैं साहब, और हम 4 लोग, रामलाल, बाबू जलेला और कल्लू और बल्लू, और उधर से 50 लोग आए, कूट दिए जाओगे। तो किसी से अगर लड़ने जाना है, कोई मिशन पे निकलते हो तो क्या करते हो? सबसे पहले सामने वाले की औकात पता करते हैं कि उसकी कितनी औकात है, उसके पास कितने आदमी हैं। अगर हमारी औकात उससे ज्यादा है तो हम जाएंगे, नहीं तो घर में बैठेंगे, काहे जाएंगे, हार मान लेंगे, पैर पकड़ लेंगे, यही करेंगे और क्या कर लेगा। वहां पे देशभक्ति टाइप चीजें काम नहीं आती, नहीं हम मर मिटेंगे, तो मर जा, फिर मर ही जाएगा, कर तो नहीं पाएगा कुछ। लॉजिकल बात बोल रहा हूं, किसी भी मिशन पे निकल तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसकी कितनी मैक्सिमम औकात है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है, पहला स्टेप, ठीक है सर। उसके बाद अपनी औकात को फ्रिक्शन की औकात से कंपेयर करेंगे। कंपेयर अप्लाइड फोर्स एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब अप्लाइड फोर्स एमआर की औकात है, एमआर की औकात को फ्रिक्शन की औकात से कंपेयर करो, फ्रिक्शन की औकात से कंपेयर करो, फ्रिक्शन की औकात से कंपेयर करो। एमआर की औकात को किसके औकात से कंपेयर करोगे? फ्रिक्शन की औकात से कंपेयर करोगे। इफ अप्लाइड लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन देन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात फ्रिक्शन की औकात ज्यादा है और एमआर की औकात कम है, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चल पाएगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन 0, और जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। और ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक होगा। फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक होगा। चलो अब सवाल देखते हैं। 10 kg का ऑब्जेक्ट है और एमआर ने उस पर फोर्स लगाया 60 न्यूटन। एमआर ने फोर्स लगाया 60 न्यूटन, एमआर की औकात 60 न्यूटन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.5। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस लिखा है, इसको तुम म्यू एल भी बोल सकते हो, कई जगह म्यू एल लिखा होता है, म्यू के लिखा होता है। क्या सर म्यू के और म्यू एल दोनों अलग अलग होंगे? हमेशा देखो, कई बार क्या 90% क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एल सेम ही दिया होता है। 90% क्वेश्चन में म्यू के एंड म्यू एल सेम दिया होता है। तो जब म्यू के और म्यू एल सेम हो तो सेम एज्यूम करो, जब अलग है तो अलग तरह से ट्रीट करोगे। 2, 4, 10% सवाल में म्यू के और म्यू एल अलग होते, तो हमें फील लेनी है, पहले कंसेप्ट समझना है। तो हम सबसे मुश्किल सवाल ही पहले, सबसे मुश्किल नहीं, टफ सवाल ही पहले लिया है कि म्यू दोनों का अलग अलग है। लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.5। तो क्या करोगे सबसे पहले? सर एक्सीलरेशन पूछ रहा, मत निकालो। सर पूछ रहा कितना फ्रिक्शन लगेगा, नहीं बताना। कितना फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात निकालना दोनों अलग चीज है। दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में होते हैं तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम औकात के बराबर लगेगा क्या? नहीं। यहां पे फर्स्ट स्लाइड पे चलो और फील करो, यहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 99। क्या 99 ही लगेगा हमेशा? नहीं। तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो 80 न्यूटन भी लग सकता है, 95 भी लग सकता है, 98 भी लग सकता है, 10 न्यूटन भी लग सकता है। डिपेंड करता है वो। तो किस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने फोर्स कितना लगाया? समझ में आया कि नहीं? इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में आए कि रेस्ट में। पूछ रहा है मेरे से एक्सीलरेशन, नहीं निकालूंगा, मैं निकालूंगा सबसे पहला स्टेप फ्रिक्शन की औकात। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होता है फ्रिक्शन की औकात, उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जो नॉर्मल लग रहा। तो आप साफ साफ देखेंगे 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg बराबर 100 न्यूटन और उतना ही नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल बराबर 100। म्यू की वैल्यू बोलो तो औकात देख रहे हैं 0.8 लेंगे, 0.8 इंटू 100 ये आ गया 80 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की औकात 80 न्यूटन और एमआर की औकात जो 60 न्यूटन। अब एमआर 60 न्यूटन लगा पा रहा, फ्रिक्शन की औकात 80 न्यूटन है। 80 न्यूटन औकात है, लग रहा होगा, जरूरी नहीं है ये इतनी फोर्स लगा के वो ऑब्जेक्ट को चलने से रोक पाएगा। इतना फोर्स लगा दूंगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फोर्स इतना लगा सकता है। अगर मैं कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाता हूं तो भी ये मैक्सिमम यहां तक रोक सकता है, ये कैलकुलेशन नहीं है। अब मैं आगे 60 न्यूटन लगा के चलाने की कोशिश कर रहा हूं। एमआर की औकात 60 न्यूटन और फ्रिक्शन की औकात 80 न्यूटन। ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो सर फ्रिक्शन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहेगा तो उस पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए।
तो आगे जितना mr का फोर्स है उतना ही पीछे फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, और उस फ्रिक्शन फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। वो mr के औकात के बराबर लगेगा, वो 60 न्यूटन ही लगेगा। बताइए, दोनों आंसर समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन फाइंड एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.7 है ना। सवाल पूरा चेंज है, मैंने वही म्यू नहीं उठाया, 0.6 एंड 0.7 है, ठीक है। और mr ने फोर्स कितना लगाया है? अप्लाइड, दिस इज नॉट अप्लाइड फोर्स, दिस इज mr's फोर्स। ये है mr का फोर्स। mr ने कितना फोर्स लगाया है? mr ने आगे फोर्स लगाया 80 न्यूटन, ठीक है साहब। 10 kg का ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले इसका एफबीटी बना लो। 10 kg के ऑब्जेक्ट पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, m 10 और g 10 100 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल लगेगा, यस सर, ऊपर नॉर्मल लगेगा। आगे आपका फ्रिक्शन लगेगा, यस सर, आगे mr फोर्स लगा रहा, पीछे फ्रिक्शन लगा के इसको चलने से रोकेगा। आगे mr का फोर्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। तो सर अब हो गया ना? नहीं, कुछ नहीं, ये एफबीटी वैसे नाम के लिए बनाया। हमें तो फ्रिक्शन की औकात चाहिए, पूछे कुछ भी, हम फ्रिक्शन की औकात पहले निकाल के रख लेंगे। और किसी भी कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन का औकात होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। व्हाट इज म्यू? म्यू एस वाला है ना, म्यू एल बोलो या म्यू एस बोलो, 0.6 है, तो इसको लेंगे हम 0.6 मतलब 6/10, और नॉर्मल हो गया तुम्हारा 100, जितना ऊपर है नीचे नॉर्मल, 0 से 0 कैंसिल होगा, 60 न्यूटन। फ्रिक्शन की औकात 60 न्यूटन। एंड व्हाट इज द mr's औकात? mr's औकात इज 80 न्यूटन और फ्रिक्शन की औकात इज 60 न्यूटन। ऑब्जेक्ट चल जाएगा क्योंकि अप्लाइड फोर्स रोक के रखने की जितनी मैक्सिमम क्षमता है फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स 60 तक लग सकता है, तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और बताओ, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो लिमिटिंग कब लगता? ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक हमेशा अप्लाइड के बराबर। ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहेगा, ऑब्जेक्ट जब मोशन में है तो यहां पे फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू एन। म्यू इज 0.7 मतलब 7/10 एंड नॉर्मल इज 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 70 न्यूटन। ये क्या किया दादा? काइनेटिक ज्यादा ले लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो अब सवाल ले लिया तो ले लिया, कोई बात नहीं बेटा, इससे मत घबराना। थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट है कि म्यू एल ज्यादा होता है। अब यहां पे सवाल में ले लिया तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। या मैं ठीक कर देता हूं इसको, मैं ठीक कर देता हूं, कंसेप्चुअली सही जवाब सवाल रहेगा ना तो फील ज्यादा आएगा। मैं ठीक कर देता हूं, काइनेटिक कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है बेटा। ये 0.5 ले लेता हूं, तो चलो, तो म्यू बोलो कितना है, म्यू के बोलो कितना है काइनेटिक वाला, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। 0.5 नॉर्मल हो जाएगा आपका 100, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। अब ठीक है, अब कौन सा फ्रिक्शन लगाओगे, 60 न्यूटन की 50 न्यूटन? दो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो भी 60 न्यूटन नहीं लगता, वो तो अप्लाइड के बराबर लगता। अगर मान लो यहाँ पे mr की औकात 30 न्यूटन है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो mr 30 न्यूटन और फ्रिक्शन की औकात 60 न्यूटन, मतलब mr नहीं चला पाएगा। mr अगर इसको नहीं चला पाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? रेस्ट में होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? रेस्ट में होगा। तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा अप्लाइड के बराबर होगा। और अगर मोशन में आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। पीछे जो ये फोर्स लगेगा ये काइनेटिक लगेगा। आगे फ्रिक्शन फोर्स 80 न्यूटन, पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज 50 न्यूटन। तो आप लिखोगे वाई एक्सिस में नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग वाई। 80 इज इक्वल टू मास बोल 10 एक्सीलरेशन बोले, यही तो लिखोगे। सॉरी 80 तो आगे अप्लाइड फोर्स है, काइनेटिक पीछे 50, तो 80 - 50 ये हो जाएगा 30 बराबर 10a। 0 से 0 कैंसिल होगा, a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो 50 न्यूटन लगेगा। ये दोनों आपका आंसर होगा। मैं जो कहना चाहता हूं फिर से एक बार और रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक के बराबर होगा, और ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक के बराबर होगा। तो ये क्या करता है, बस ये पता लगाता है कि रेस्ट में कि मोशन में, बस काइनेटिक फ्रिक्शन बस यही पता लगाता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में। अब यहां पे देखिएगा, म्यू इज 0.8, ठीक है, 0.8, म्यू इज 0.8। ये कौन सा म्यू है? दोनों म्यू सेम है।
आगे सवाल में दोनों में सेम ही दिया रहेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप उसी से निकालेंगे कितनी उसकी चलने की जरूरत है ना। तो फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू पूछिए। तो ध्यान से देखो, पॉइंट 8 दिया हुआ, तो सबसे पहले फ्रिक्शन की औकात निकालो, चाहे कुछ भी पूछे, फ्रिक्शन की औकात निकालो। फ्रिक्शन की औकात कितनी होती है? म्यू एल इंटू एन। म्यू एल इज म्यू एल, म्यू के, म्यू एस सब यही होगा 8/10। नॉर्मल कितना होगा? तो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल उतना ही लगेगा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg है। mg हो जाएगा तुम्हारा 50, तो नॉर्मल हो गया 50, ये कैंसिल हो जाएगा 40 न्यूटन। मतलब 40 न्यूटन तक ये जो कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट पे जो इंटरलॉकिंग है वो इसको टूटने नहीं देगा। ठीक है साहब। अब यहां पे तुम फोर्स लगा रहे 30 न्यूटन, तो इस टेंशन कितना होगा? अगर एमआर ने फोर्स लगाया इस पे 30 न्यूटन, एमआर की मैक्सिमम औकात है 30 न्यूटन। अगर एमआर की औकात मैक्सिमम है 30 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है 40 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट आगे चल नहीं पाएगा। और इनफैक्ट ऑब्जेक्ट में जो टेंडेंसी ऑफ मोशन डेवलप हो रहा वो ये फ्रिक्शन ही खत्म कर देगा, और अभी फ्रिक्शन के पास और शक्ति है खत्म करने की। तो यहां पे जो वायर में टेंशन फोर्स होगा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वायर में टेंशन तब डेवलप होगा जब मैं यहां पे फोर्स 40 से लगा के 45 लगाऊं। अगर मैं यहां पे 45 न्यूटन फोर्स लगा रहा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगा सकता है 40, लेकिन मैं तो 45 लगा रहा, तो यहां पे 5 न्यूटन का टेंशन होता। सर ऐसा नहीं हो सकता आप 30 लगाओ तो टेंशन 30 फ्रिक्शन 0, नहीं, पहले फ्रिक्शन आएगा। क्यों आएगा सर पहले फ्रिक्शन क्यों आएगा? बेटा इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे इंटरलॉकिंग पहले है और यहां पे कॉन्टैक्ट पे रस्सी बंधा है। अच्छा देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मान लो ये रस्सी थोड़ा सा लूज है, चलो, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे इंटरलॉक्ड है और तुम इसको खींच रहे हो, तो रस्सी तब तक लूज रहेगा ना जब तक ये वाला इंटरलॉकिंग टूट के इसमें अबाउट टू मोशन की कंडीशन नहीं आएगी। जब ये अबाउट टू मोशन की कंडीशन आ जाएगी तब यहां पे रस्सी स्ट्रेच होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहले फ्रिक्शन को ओवरकम हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये नीट में पूछा है, नीट 2014 में, और इस सवाल का आधा ही पूछा, मैं आपको कंप्लीट करा रहा। देखिएगा आपको सवाल दिख जाएगा पीवाईक्यू में कि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से फेंका है और ग्राउंड सरफेस स्मूथ, सॉरी रफ है, म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ वेलोसिटी v0, देखिए थ्रोन विथ वेलोसिटी v0 ऑन रफ सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम विल बी, व्हाट विल बी द इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब देखो तुमने ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से फेंक दिया, मतलब ये इनर्शिया ऑफ मोशन में था, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे पक्का स्लाइड करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, ऑब्जेक्ट विल स्लाइड। अब जिधर ये स्लाइड करेगा, स्लाइड करके आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे, फ्रिक्शन साहब लगेगा पीछे। अब ये पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो सर काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक ही म्यू दिया हुआ है तो सिंपल सा हो जाएगा म्यू इंटू एन, मास एम है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा, तो यहां पे लिख सकते हो म्यू इंटू mg। ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो यहां पे लिख सकते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू म्यू mg। तो साहब m से m कटेगा, ओहो m कटेगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा? म्यू जी। और ये एक्सेलरेशन किधर है? पीछे है, पीछे फोर्स लग रहा है, स्लाइडिंग आगे हो रही है v वेलोसिटी से, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। अब यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट चल के रुक गया, तो ये आ गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब बेटा इसलिए बोलते हैं काइनेमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर, फाइनल तो 0 है, 2 इंटू रिटार्डेशन, और यहाँ रिटार्डेशन कितना है? म्यू जी, तो v0 का होल स्क्वायर बटा 2 म्यू जी। अब ये 50 बार यूज हो रहा कई जगह यूज हो रहा, तो इसको तो याद रखेंगे ना बेटा, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा सर? तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन v बराबर v माइनस यू बराबर at, इनिशियल वेलोसिटी है आपका v0, फाइनल वेलोसिटी है 0, इज इक्वल टू रिटार्डेशन पीछे की तरफ है तो हो जाएगा माइनस म्यू जी इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, t बराबर हो जाएगा v0 बटा म्यू जी। कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन की जगह पे हमें म्यू जी को यूज करना है, और ध्यान रखना है वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, दैट्स इट, बस खत्म। और ऐसे खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिएगा प्लीज, ये तुम्हारा है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, बढ़िया लग रहा है सर। इसके ऊपर रख दिया मैंने एक ब्लॉक, बढ़िया लग रहा है सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड अ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहां पे इंटरलॉकिंग बना है, यहां पे इंटरलॉकिंग बना है।
अब इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कराने के लिए एमआर ने फोर्स लगाया आगे, ठीक है सर, एमआर फोर्स लगा रहा आगे, तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा? पीछे। और जस्ट अबाउट टू कंडीशन के केस में ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग लगेगा, जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन है, लिमिटिंग है। मास m है तो इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg। अगर रफनेस की वैल्यू को मैं म्यू बोल दूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, दैट्स इट। 4 फोर्स लगेंगे। कौन कौन से 4 फोर्स? तो एक लगेगा mg नीचे, हाँ सर mg नीचे, जितना ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उतना ही ऑब्जेक्ट पे ग्राउंड ने नॉर्मल ऊपर लगाया, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। y एक्सिस में फोर्स बैलेंस करोगे n बराबर mg। x एक्सिस में जितना mr ने आगे लगाया है फ्रिक्शन उतना पीछे लगाएगा, जस्ट अबाउट टू मोशन की कंडीशन में। तो अब बोल रहा है इसी कंडीशन में, जस्ट अबाउट टू मोशन की कंडीशन में, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स के बीच में जो एंगल बनेगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स कहां है? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा, इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वो डिफाइन किया जिसकी मर्जी थी, अब ये नहीं पूछ सकते कि इसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों बोला, उसकी मर्जी थी, इसको बोला। नॉर्मल रिएक्शन और कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? थीटा। तो सर ये ट्रायंगल बना सकते हैं, हाँ, इसको ऊपर ले जाओ तो ये फ्रिक्शन हो जाएगा, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन का वेक्टर समय है, फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड वेक्टर पे रख देंगे, है ना, और ये रिजल्टेंट होगा। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे tan थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एफ आर लिमिटिंग डिवाइडेड बाई नॉर्मल एन। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू देखो क्या है, म्यू एन बटा एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर म्यू। तो कई बार तुमसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है और म्यू की वैल्यू पूछा जाता है, देखो ना, कई बार एंगल ऑफ फ्रिक्शन का यही यूज है। इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 60 डिग्री देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस का होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं होता। आप ये नहीं कहते ब्लॉक का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग बताता है, और डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग कितना होगा तो कांटेक्ट का होगा ना। तो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, find coefficient of friction if angle of friction is 60 डिग्री। मजा आएगा। चलिए, तो आप जानते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, दैट्स इट। tan 60 √3 होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन √3 आ गया आंसर, है ना। तो कई बार तो तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया ही होता है, और हमेशा ही दिया होता है, 1-2% में, है ना, मजे लेता है एग्जामिनर कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ना देके एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता देता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल यूज यही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हो तो आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकें। फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस। अब रफ सरफेस पे मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उससे पहले एक छोटे छोटे सवाल अपन कर लेते हैं, थोड़े छोटे छोटे और थ्योरेटिकल सवाल कर लेते, फिर मैं ये आपको कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, जोरदार कराऊंगा, चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है, बहुत सारे सवाल कराऊंगा। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टेबल। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फिक्स होती है और नॉर्मल रिएक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, औकात लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फोर्स होती है। हाँ बेटा, अजय समझाया। नेक्स्ट देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू बॉडी इन अ कॉन्टैक्ट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, नेचर ऑफ द सरफेस इज कॉन्टैक्ट। नहीं बेटा, नेचर पे तो डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉन्टैक्ट, बी पे डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक, इस पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द बॉडीज, इस पे भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। चलिए मैं बता दूं, मान लीजिए कि ये ऐसा ब्लॉक आपने लिया m मास का, और एक ऐसा ब्लॉक लिया आपने m मास का, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और ये है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट और हॉरिजॉन्टल सरफेस में यहां बन रहा है इंटरलॉकिंग,
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और कांटेक्ट में यहां बन रहा है इंटरलॉकिंग। अब सेम ऑब्जेक्ट का यहां पे कांटेक्ट का एरिया ज्यादा है, यहां पे कांटेक्ट का एरिया कम है। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर एक बात देखो कि यहां पे इंटरलॉकिंग यहां से यहां तक है और यहां पे इंटरलॉकिंग सिर्फ कम डिस्टेंस पे है, तो जितना ज्यादा दूर में इंटरलॉकिंग होगा उस इंटरलॉकिंग को तोड़ना उतना मुश्किल होगा। नहीं, होता क्या है कि देखो यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होगा, हाँ, और यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होगा, हाँ। तो ये जो बॉडी है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ग्राउंड पे जितना फोर्स लगा रहा है दोनों केस में सेम लगा रहा है, नॉर्मल वाला mg, नॉर्मल वाला mg। तो बॉडी जो ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा उतना ही होगा जितना ग्राउंड नॉर्मल बॉडी पे लगाया है। ये वाला नॉर्मल पेयर में होता है ना, ग्राउंड ने बॉडी पे लगाया, बॉडी ने ग्राउंड पे लगाया, ठीक है सर। अब इतना ही फोर्स लग रहा है दोनों जगह, ये ज्यादा दूर में लग रहा है, एरिया ज्यादा है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो यहां पे कम एरिया में उतना ही फोर्स लगा, एरिया कम है फोर्स उतना ही है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। और यहां पे एरिया ज्यादा है और फोर्स सेम है, तो यहां पे प्रेशर कम होगा। यहां पे इंटरलॉकिंग ज्यादा दूर तक होगा लेकिन थोड़ा कमजोर इंटरलॉकिंग होगा क्योंकि प्रेशर कम है। इंटरलॉकिंग उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा प्रेशर से जाके चिपकेगा। प्रेशर कम है तो इंटरलॉकिंग कम है, प्रेशर कम है तो इंटरलॉकिंग कम है। कम एरिया पे उतना ही फोर्स लग रहा है, तो कम एरिया पे उतना ही फोर्स लगेगा तो यहां पे इंटरलॉकिंग मजबूत है। हाँ, भले इंटरलॉकिंग यही दो ही है, दो ही इंटरलॉकिंग है, लेकिन साहब ऐसे एकदम चिपका पड़ा है, प्रेशर ज्यादा है तो फिक्स हो जाएगा जाके। और यहां से यहां तक इंटरलॉकिंग है लेकिन यहां पे इंटरलॉकिंग कम है। तो याद रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली द एरिया ऑफ सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। कहीं आपने देखा है कि फ्रिक्शन फोर्स में एरिया आ रहा हो कि कितने दूर में इंटरलॉकिंग है? नहीं। इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल विथ ब्रेक्स ऑन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ साइकिल विथ ब्रेक्स because rolling friction oppose motion on road, sliding friction oppose motion on road, rolling friction more than sliding friction is more than rolling friction। rolling friction तो ही मैं पढ़ाऊंगा, इसको बाद में करेंगे, है ना, ये बताऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी छोटे छोटे सवाल करने ये मैं बताऊंगा। बीच ऑफ द सुटेबल टू डिक्रीज फ्रिक्शन, इसमें डिक्रीज फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम उसके रफनेस को कम करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हम पॉलिश करते हैं, बॉल बीयरिंग का यूज करते हैं और लुब्रिकेंट लगाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। बहुत छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल करते हैं फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस। देखो ये रहा आपका रफ सरफेस और यहां पे एक ब्लॉक रख दिया हमने, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अगर मैं सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको चलाने की कोशिश करूं, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिनिमम फोर्स निकालूं, तो बेटा ऊपर नॉर्मल लगेगा n और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। पीछे की तरफ जैसे मैं आगे फोर्स लगाए चलाने की कोशिश करूंगा, पीछे की तरफ एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो म्यू n के बराबर होता है। तो यहां पे मेरा अगर f मिनिमम ये जो मैंने लगाया है उसकी वैल्यू अगर फ्रिक्शन के औकात के बराबर हो जाए जो कि म्यू n है, तो जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन आ जाएगा। या इससे ज्यादा लगा दूंगा तो चल जाएगा। तो मिनिमम पूछा है तो मिनिमम जस्ट इसके बराबर लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में चल जाएगा। बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तब सही है जब मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए बाउंडेड हूं। एक बात बताओ, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल पे। अगर मैं नॉर्मल बढ़ा दूं किसी तरीके से तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और नॉर्मल घटा दूं तो फ्रिक्शन घट जाएगा। तो मैं क्या करना चाहूंगा देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे बढ़िया एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे मैंने सारे फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और मैंने अपना फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, या फिर एक काम करता हूं इस डायरेक्शन में लगाया। ये रहा आपका नॉर्मल जो कॉन्टैक्ट सरफेस ब्लॉक पे लगाएगा, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैंने फोर्स ऐसे लगाया। तो ऐसे अगर फोर्स लगाया जाए तो इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था, शायद आपको दिया था या नहीं, कि जो ग्राउंड में घास उग जाता है ना, उसको काटने के लिए हम मशीन लेके जाते हैं। जब हम मशीन लेके जा रहे होते हैं तो हम उसको इस तरीके से लेके जाते हैं, इस तरीके से लेके जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम उस मशीन पे फोर्स ऐसे लगाते हैं, हम ऐसे लेके जाते हैं।
ऐसे लेके जाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल, तो एफ फोर्स का कंपोनेंट एक आगे आएगा जिसको बोलेंगे एफ कॉस थीटा। इस फोर्स का इफेक्ट एक आगे होगा और इसी फोर्स का इफेक्ट एक ऊपर होगा जिसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा। ऑब्जेक्ट पर मास m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर m। तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो नेट नॉर्मल रिएक्शन अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे mg को बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स आ गया ऊपर एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल निकालेंगे, ऐसा सवाल मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में कराया था कि n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस एफ साइन थीटा, नॉर्मल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की औकात भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन की औकात डायरेक्टली नॉर्मल पे डिपेंड करती है। फ्रिक्शन की औकात कम हो जाएगी तो एफ कॉस थीटा जो इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है उसको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल कम तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग कम। लेकिन जब हम उसको ग्राउंड में ले जाते हैं और असल में मुझे घास काटना होता है तो हम उसको, जैसे ये मशीन है, हम उसको ऐसे धक्का देके धीरे धीरे आगे ले जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन का जो नीचे कांटा लगा होता है वो घास के साथ बढ़िया इंटरलॉकिंग बनाए और उसको काट दे जाके चिपके और चिपक के उसको काट दे। तो हम चाहते हैं कि नॉर्मल ज्यादा हो। अब देखो, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पे फोर्स लगाया तो इफ इस फोर्स का जो ऐसे लग रहा है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक आगे होगा एफ कॉस थीटा जो इसको एक्स एक्सिस में चलाने की कोशिश करेगा और एक नीचे होगा एफ साइन थीटा। मतलब इस ब्लॉक पे दो फोर्स नीचे लग रहा है तो यहां पे जो नॉर्मल आएगा नीचे वाले फोर्स mg प्लस एफ साइन थीटा का सम के बराबर होगा। और अगर नॉर्मल बढ़ गया तो चिपक ज्यादा जाएगा तो इंटरलॉकिंग मजबूत हो जाएगा, तो इस केस में इसको आगे ले जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक आया, समझ आया? तो इस तीनों केस में से सबसे आसान किस में है लेके जाना? तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबसे मुश्किल तो इसमें है, ए में, बी में और थोड़ा सा आसान है और सी में सबसे आसान हो। सबसे आसान हो, इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? म्यू एन ना, इसमें देखना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। सर कैसे? एक बार करके बताओ, चाहो करके बताते हैं। तो इस सी केस को देखो अच्छे से, ये तुम्हारा है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना, और सी केस को देखो अच्छे से। इन केस सी केस को अच्छे से फील करो। तो साहब सी केस में ये ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, फोर्स जो है वो इधर लग रहा है एक, और एक फोर्स नॉर्मल कहाँ लग रहा? ऊपर लग रहा सर नॉर्मल। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा? नीचे लग रहा सर। और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा? पीछे लग रहा सर। आओ सबको लिखते हैं, बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे, क्योंकि जस्ट अबाउट टू मोशन के केस के बारे में बात करना। चलो, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक आगे एक ऊपर, एक ऊपर। ये अगर एफ लग रहा और मैं मानता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे लगाया तो ये होगा एफ कॉस थीटा और एफ का ऊपर कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मस्ट बी जीरो। ऑब्जेक्ट हवा में तो उड़ाना नहीं है मुझे, हाँ, तो जितने नीचे फोर्स उतना ऊपर फोर्स। तो एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। एन बराबर आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब हम निकालेंगे फ्रिक्शन की औकात। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू इंटू एन की वैल्यू है एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव मतलब जस्ट अबाउट टू मूव का मतलब आर पार की कंडीशन। जस्ट अबाउट टू मूव का कंडीशन मतलब जस्ट अबाउट टू मूव मतलब आर पार की कंडीशन। तो साहब आर पार की कंडीशन में आगे फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा, वो एग्जैक्टली पीछे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो जस्ट आर पार की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रिक्शन की औकात है नहीं। तो जो एफ एल है वो हमने यहां निकाला, ये इसको यहां रख देता हूं। तो म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। इसको मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, म्यू एफ साइन थीटा को उधर ले जाता हूं, तो ये बनेगा आपका एफ कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा आपका कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। बे रामलाल दिख रहा है ना, म्यू एफ साइन थीटा को उधर ले जाता हूँ, एफ को कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू एम जी। ये वाला टर्म इधर रखे, तो एफ बराबर क्या आएगा? तो एफ बराबर आएगा आपका, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर आएगा म्यू एम जी बटा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इधर था म्यू, इधर था म्यू, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना फोर्स लगा। लेकिन आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि
किस बात की क्या गारंटी है कि ये मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम होगा? आपने किसी थीटा पे फोर्स लगा दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना साहब, ऐसा भी तो हो सकता है, शायद आपके मन में डाउट आया होगा, है ना सर? ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफर्ट्स था वो पूरा का पूरा एफ था, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफर्ट्स कम हो गया, तो ये आपने कम किया, ये आपने कम कर लिया, ये कम हो गया, लेकिन ये भी तो कम हो गया। आपने नॉर्मल का एक फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर दे दिया, इफ एफ फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर दे दिया, इस एफ फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर दे दिया, मुझे दिख रहा है ऊपर दिया आपने, बहुत बढ़िया किया सर, ऊपर दे दिया, जिससे ऊपर फोर्स का कंपोनेंट दोगे, नॉर्मल कम हो जाएगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो ये भी तो कम हुआ है आपका। और सॉल्व करके थीटा एंगल पे इतना फोर्स की जरूरत पड़ रही है आपको हॉरिजॉन्टल में ले जाने के लिए, तो ये मिनिमम ही होगा, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है, था नहीं है। अब हम इस बात की गारंटी देंगे कि मिनिमम कैसे होगा। तो देखो बेटा, ये मिनिमम होने के लिए ये तो कांस्टेंट है, म्यू फिक्स है, एम फिक्स है, जी फिक्स है, डिनोमिनेटर जिस थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हूं उस थीटा को चेंज कर सकता हूं, मतलब थीटा वेरिएबल है तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूं। ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम, डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा, डिवीजन का फैक्टर मैक्सिमम होगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मैं नीचे डाल दूं तो ये वाला पॉसिबल वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। तो एफ मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू एम जी बटा मैक्सिमम वैल्यू। बोलो क्या होता है? तो बेटा मैंने पढ़ाया है, लेकिन तुम्हारा लेवल अभी तक के मैंने अपने जीवन में जितने बैच पढ़ाया ना सबसे कमजोर है। मैं सभी बच्चों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो चार बच्चे ऐसे आए हैं ना कि भाई साहब युगांडा के भी एकदम नीची घाटी से, युगांडा की नीची घाटी से एकदम, ये मैंने बताया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो ये होता है। तो साइन का कॉफिशिएंट म्यू और कॉस का कॉफिशिएंट यहाँ पे, कॉस का मल्टीप्लायर जैसे वहाँ बी है यहाँ पे 1 है, तो रूट अंडर सीधा लिख सकते हो म्यू स्क्वायर प्लस 1। मैं आपको बताऊँ 1.5 पेज का कैलकुलेशन है। अब इसके बाद भी सिर्फ इस चीज को प्रूव करने के लिए जो मैं आपको सिंपल एक लाइन में समझा दिया, ये आंसर आ गया। ये मैक्सिमम, डिनोमिनेटर तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम, ये मिनिमम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एफ मिनिमम का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका म्यू एम जी बटा रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा मिनिमम। ये मिनिमम ही हुआ क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर तुमसे बोले ना हॉरिजॉन्टल में ही फोर्स लगाना है तो म्यू एम जी आंसर आया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कितने एंगल पे लगाना है फोर्स, तुम्हें बोला कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो, तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स ये होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पे एक ब्लॉक केस था। अब हम वर्टिकल सरफेस देखते हैं। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू जस्ट होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी अगेंस्ट अ वॉल, देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0.2, देन वेट ऑफ द ब्लॉक इज, इस ब्लॉक का वेट कितना है, इस ब्लॉक का वेट कितना है। इस सवाल को करने से पहले चलो एक छोटा सा सवाल मैं देता हूं। फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल सरफेस, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल और फिर इंक्लाइंड, है ना? पहले एक ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल, एक ब्लॉक का वर्टिकल सरफेस, एक ब्लॉक का इंक्लाइंड, फिर दो ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस, यहां पे एक ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया इसको चिपका के रखने के लिए। इसका मास m है, नीचे है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और नॉर्मल किधर लगेगा? तो बेटा ये अगर आपका वर्टिकल सरफेस है तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचेंगे, आगे वाले पे आगे, पीछे वाले पीछे। तो जब मैं इधर F फोर्स से इसको दबाऊंगा तो जाके कांटेक्ट पे जो नॉर्मल लगेगा इस ब्लॉक पे आगे लगेगा और दीवार पे पीछे लगेगा, दीवार पीछे। तो दीवार से तो मतलब नहीं, ब्लॉक से मतलब है, तो नॉर्मल साहब ये हो जाएगा, फोर्स आगे नॉर्मल इधर। ठीक है? अब मान लो सरफेस स्मूथ है, अब मैंने एफ फोर्स लगा के इसको चिपकाने की कोशिश किया, सरफेस स्मूथ है, यहां इंटरलॉकिंग नहीं बनेगा, तो ऑब्जेक्ट रुक सकता है कि पक्का नीचे गिरेगा? तो ऑब्जेक्ट पक्का नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस बेटा स्मूथ हुआ ना, अगर सरफेस स्मूथ हुआ तो इंटरलॉकिंग बनेगा ही। नॉर्मल और ये अप्लाइड फोर्स, एमआर का फोर्स, इसको नाम दे देते हम एमआर का फोर्स, अप्लाइड फोर्स बाहर से। एमआर ने मैंने जितना फोर्स इसको लगाया है रोक के रखने के लिए, उतना ही दीवार इस पे पीछे लगा रहा है।
तो एक्स एक्सिस का फोर्स हो गया, एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस। लेकिन नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो सर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो नीचे गिर जाएगा, हाँ गिर जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे म्यू दे दिया है, आपसे बोला है कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल। फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा? तो इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, आधा एफबीडी तो यहां पे बना ही हुआ है। एफबीडी का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, सिस्टम को अलग करने की जरूरत नहीं, यहां पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बाहर बना के दिखा रहा हूं। mg नीचे, ये फोर्स इधर, नॉर्मल इधर। अब कॉन्टैक्ट सरफेस किधर है? सर ये रहा वर्टिकल, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है फ्रिक्शन, और टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करने के लिए नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींचना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। ये है आपका नॉर्मल, ये आपका अप्लाइड फोर्स एफ एमआर ने जो लगाया है, ये नीचे है mg। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में? ऑब्जेक्ट रेस्ट में, ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, चल नहीं रहा है, रफनेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो इस कांटेक्ट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैस नेचर का होगा? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो स्टैटिक नेचर का होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स मतलब क्या? एमआर का फोर्स नहीं, एमआर का फोर्स यहां पे अप्लाइड फोर्स नहीं है, जो टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा यहां पे अच्छे से समझना, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ये ब्लॉक रख दिया, और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, m मास का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.4। फ्रिक्शन फोर्स बताइए, फ्रिक्शन फोर्स बताइए, 0 न्यूटन। क्यों फ्रिक्शन 0 क्यों होगा? अप्लाइड फोर्स तो है, बाहर से इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ मैंने अप्लाइड फोर्स लगा 100 न्यूटन, फ्रिक्शन 0 क्यों होगा बताओ? क्योंकि रफनेस है, कांटेक्ट है, रफनेस भी है, कांटेक्ट भी है, लेकिन तब भी फ्रिक्शन 0 होगा। क्यों? क्योंकि मोशन नहीं है और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस पे टेंडेंसी ऑफ मोशन क्रिएट नहीं हुआ। फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन और मोशन को अपोज करता है। ये अप्लाइड फोर्स इसको चलाने की थोड़ी ना कोशिश कर रहा है टेंजेंशियल टू द सरफेस। अब यहां पे देखिए, ये अप्लाइड फोर्स इसको स्लाइड कराने की टेंडेंसी थोड़ी ना रखता है, ये तो चिपका रहा है। ये mg इसको नीचे खींच के कॉन्टैक्ट सरफेस पे स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा था, यहां पे mg स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा था, तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा mg के बराबर होगा, ये आंसर होगा। गलती से बच्चा यहां पे कहता है सर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो म्यू इंटू एन हो जाएगी, और जितना नॉर्मल आगे उतना ही एमआर का फोर्स पीछे है, नॉर्मल उतना ही आगे लाएगा जितना एमआर पीछे लाएगा, एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस करोगे तो बच्चा कहता है सर ये म्यू एफ ऑफ एमआर हो जाएगा। लेकिन ये लिमिटिंग है, लिमिटिंग का मतलब होता है फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना लगा रहा है, अब फ्रिक्शन इतना ही लगाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? जब ये अबाउट टू मोशन के कंडीशन में आएगा या मोशन में आ जाएगा, क्योंकि आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। जब स्लाइड करेगा तब तो म्यू एन लिखोगे, स्लाइड करेगा तब तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा, जब अबाउट टू मोशन आएगा तब तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। अरे फिसलेगा तब तो आएगा ना ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं, वो अप्लाइड के बराबर होगा। अब अप्लाइड वो जो इसको चलाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको कौन चलाने की कोशिश कर रहा है? mg। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। 99% बच्चे यहां पे गलत करते हैं, अच्छे से फील कर लीजिए, म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स होता है, लेकिन ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा या अबाउट टू मोशन की कंडीशन में, एक ही म्यू दिया हुआ इसलिए। अब यहां पे सवाल देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है, तो इसके वजह से तो जाएगा नहीं, तो वॉल पीछे की तरफ इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगाएगा, और वो नॉर्मल 10 न्यूटन के बराबर होगा, ये पक्की बात है। कॉन्टैक्ट सरफेस पे नॉर्मल आ गया 10 न्यूटन।
net 10 Newton is horizontal force 10 Newton is necessary to just hold the block stationary against the wall. The coefficient of friction between the block and the wall is 0.2. Coefficient of friction is 0.2. Mu is 0.2. Then the weight of the block. सुनिएगा ध्यान से. नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? mg. तो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए अगर ये रेस्ट में है? तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू स्टैटिक नेचर की होगी और mg के बराबर होगी. तो आपसे पूछा है कि म्यू दिया हुआ है तो मास कितना रहा होगा. अब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल mg के बराबर लगेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है. अब पूछा है कि 10 न्यूटन फोर्स लगा के मैंने इसको रोका हुआ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है तो वेट कितना होगा. तो एक बात बताओ, मैं यही मानूंगा ना कि यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो जस्ट इस लिमिटिंग के बराबर है तभी ये रुका हुआ है. 10 न्यूटन फोर्स लगा है तो 10 न्यूटन फोर्स जब यहां पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये वॉल रिएक्शन के फॉर्म में 10 न्यूटन पीछे लगाएगा तभी ये एक्स एक्सिस में रेस्ट पे रहेगा. एक्स एक्सिस में नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए. तो इस 10 न्यूटन लगने के बाद नॉर्मल 10 न्यूटन लगेगा. अब नॉर्मल जब 10 न्यूटन आएगा तो नॉर्मल की वजह से जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की औकात आएगी वो आएगी म्यू इंटू एन और दैट इज इक्वल टू mg. अगर म्यू एन mg को बैलेंस कर पा रहा है तब तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा. लेकिन मान लो तुमने 8 न्यूटन फोर्स लगा, 8 न्यूटन फोर्स लगाया तो 8 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स तो नॉर्मल भी 8 और नॉर्मल अगर 8 हो गया तो फ्रिक्शन म्यू एन होता है. फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चा रट लेता है म्यू mg. म्यू एन और एन की वैल्यू mg. भाई ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नॉर्मल mg के बराबर होगा. नॉर्मल हमेशा mg के बराबर हो, ये किसने बोला? अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब ब्लॉक रखता है तो नीचे mg और कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर नॉर्मल. यहां पे mg तो नीचे ही रहेगा लेकिन कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल है तो नॉर्मल पीछे होगा. नॉर्मल कहां होगा? पीछे होगा. अगर मैंने फोर्स लगाया 8 तो नॉर्मल 8 होगा. अब 8 इंटू म्यू की वैल्यू कम होगी थोड़ी, mg से कम हो जाएगा तो चला नहीं पाएगा. तो एटलीस्ट फ्रिक्शन की औकात mg के बराबर होनी चाहिए तभी वो रोक पाएगा. तो म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू बोलो 2/10, नॉर्मल बोलो 10 बराबर मास बोलो m, ये g की वैल्यू 10. तो 10 से 10 कटेगा, m की वैल्यू आ जाएगी 0.2 kg. 0.2 kg इज द करेक्ट आंसर. लेकिन आपसे मास नहीं वेट पूछा है. सॉरी वेट पूछा. वेट इज अ फोर्स मतलब mg की वैल्यू पूछी है. ये पूरा का पूरा वेट पूछा आपसे. ये वेट mg को कहते हैं अपन वेट. वेट हो जाएगा आपका 2 न्यूटन. वेट हो जाएगा आपका 2 न्यूटन. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. ऑब्जेक्ट है 1 kg का और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा यहां पे म्यू 0.3. फोर्स इज आई कैप प्लस 4j कैप. दिस फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, मैंने लगाया, वो है आई कैप प्लस 4j कैप. एक्स ऑन द ब्लॉक देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज. देखो बेटा इसका एफबीडी बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट है 1 kg का. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा mg, मास 1 और g 10 तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा. ऊपर नॉर्मल लगेगा, कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल ऊपर. इस फ्रिक्शन फोर्स का 2 कंपोनेंट है. एक आगे आई कैप मतलब 1 न्यूटन है ना Fx, और दूसरा ऊपर Fy फोर्स का वाइथ कंपोनेंट जो कि है 4 न्यूटन और पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स. अब फ्रिक्शन फोर्स निकालने से पहले मुझे फ्रिक्शन फोर्स की औकात निकालनी पड़ेगी. अब फ्रिक्शन फोर्स की औकात कितनी होती है मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू इंटू एन. म्यू बोल 0.3 मतलब 3/10. नॉर्मल बोलो तो सर नॉर्मल नीचे 10 और ऊपर 4 न्यूटन है तो n बराबर 6 न्यूटन हो जाएगा. देखो फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 करोगे, नेट फोर्स अलोंग y एक्सिस 0 करोगे तो ऊपर n प्लस 4 बराबर नीचे 10 तो n बराबर आ गया आपका 6. तो n को 6 रखोगे तो ये हो गया 18/10. 18/10 मतलब 1.8 न्यूटन. ये मैक्सिमम औकात है. और एक्स एक्सिस में जो नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जो इसको टेंडेंसी ऑफ मोशन पैदा करने के लिए लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में जो लगा है वो 1 न्यूटन लगा है. तो एक्सटर्नल फोर्स की औकात कम है, रोक के रखने की क्षमता ज़्यादा है. तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? स्टैटिक होगा. और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? अप्लाइड के बराबर होता है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं चल पा रहा है, कैसे पता चला ऑब्जेक्ट नहीं चल पा रहा है? कैसे पता चला कि ऑब्जेक्ट नहीं चल पा रहा है? तो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिया. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के लिए मुझे नॉर्मल की जरूरत थी तो मैंने नॉर्मल निकाला. लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ गया 1.8 न्यूटन. 1.8 न्यूटन.
अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स देखा कि एक्स एक्सिस में टेंडेंसी ऑफ मोशन पैदा करने वाला फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है। टेंडेंसी ऑफ फोर्स पैदा करने वाला 1 न्यूटन है, तो आगे की तरफ 1 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा, क्योंकि आगे 1 न्यूटन कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो चल नहीं पाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड के बराबर होगा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड के बराबर है तो अप्लाइड आगे है 1, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा 1 न्यूटन, तो पीछे की तरफ 1 न्यूटन, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक जोरदार सवाल है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, मजा आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है 10 केजी का, चलो, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दिया हुआ है 0.4। इस तरफ फोर्स मैंने लगाया है 30 न्यूटन, फिक्स्ड फोर्स है, ये किसी एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया, फिक्स्ड है। पीछे की तरफ फिक्स्ड फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, फिक्स्ड 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। 50 न्यूटन लग रहा है, चलो 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन लग रहा है। अब यहां पे एमआर फोर्स लगा रहा आगे, एमआर ने फोर्स लगाया आगे। अब आपसे सवाल पूछा है, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय एमआर सो दैट ऑब्जेक्ट remains at rest. एमआर कितना फोर्स लगाएगा ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, ये ना चल पाए। एमआर कितना फोर्स लगाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, ये मोशन में ना पाए। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय एमआर सो दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय एमआर सो दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ताकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे, ये मोशन में ना पाए। तो यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले जब भी कोई कैलकुलेशन करो, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात पता कर लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। तो साहब आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा यहां पे म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारा mg 100 के बराबर, तो म्यू हो गया तुम्हारा 40/10, ये हो गया 100, तो 0 से 0 कटेगा 40 न्यूटन। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ना, 40 न्यूटन तक वो रोक सकता है। और आगे कितना लग रहा है 50, मतलब ये इसको भगाने की कोशिश करेगा। अगर ये इसको आगे की तरफ भगाने की कोशिश करेगा तो एमआर कितना फोर्स लगाएगा? एमआर को 50 लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, फ्रिक्शन ऑलरेडी क्षमता रखता है 40 न्यूटन का इसको चिपका के रखने का, और आपको इसको रेस्ट में रखना है, तो अकेला फ्रिक्शन रेस्ट में नहीं रख पाएगा, क्योंकि 40 लगा सकता है तो 40 पीछे लगेगा। एमआर को कितना लगाने की जरूरत पड़ेगी देख लो, 10। अब एमआर उससे अगर ज्यादा लगाएगा, थोड़ा सा ज्यादा लगाएगा, अगर मान लो एमआर ने लगा दिया 20, मान लो एमआर ने लगा दिया 20, तो एमआर पीछे भी आगे 20 और पीछे 50, तो नेट अनबैलेंस फोर्स कितना बचेगा? अगर मेरी मर्जी मैं 20 लगा देता हूं, 10 लगा दूंगा तो रेस्ट में रहेगा, 20 लगा दिया, आगे 20 पीछे 30, सॉरी आगे 20 पीछे 50, तो अनबैलेंस 30 बचेगा। तो फ्रिक्शन को 30 फोर्स ही लगाना, 30 न्यूटन फोर्स ही लगाना पड़ेगा इसको चलने से रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन लगाएगा। अनबैलेंस फोर्स देखो ना बेटा, आगे की तरफ एमआर लगा रहा, पीछे की तरफ एक्सटर्नल 50 लग रहा। मैं अगर मेरी मर्जी, अगर मैंने 50 लगा दिया, मेरी मर्जी मैंने 50 लगा दिया, मेरी मर्जी मैंने 50 लगा दिया, आगे की तरफ मैं लगा दिया 50, पीछे एक्सटर्नल एजेंट 50 लगा रहा था, तो नेट फोर्स एक्स एक्सिस में क्या हो गया? 0। तो फ्रिक्शन को कितना लगना पड़ेगा? 0। ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं, नेट फोर्स तो 0 हो गया ना बेटा। देखो इस ऑब्जेक्ट पे आगे 50 न्यूटन लग रहा, पीछे 50 न्यूटन लग रहा, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में चलेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अगर मैं मान लो 60 न्यूटन लगा देता हूं, तो ऑब्जेक्ट चलेगा कि रेस्ट में आ जाएगा? आधे बच्चे का आंसर चल जाएगा। अब तो 60 लगा दिया आपने। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट मेरी वजह से एक्सटर्नल फोर्स 60 न्यूटन लगाया मैंने, लेकिन पीछे 50 लग रहा था, तो नेट अनबैलेंस फोर्स 10 ही बचा। अनबैलेंस फोर्स 10 ही न्यूटन बचा ना, मैं लगा रहा 60, पीछे फिक्स 50 लग रहा, तो 10 बचा। फ्रिक्शन को रोक के रखने की क्षमता 40 है, फ्रिक्शन तुरंत पाला चेंज कर लेगा। फ्रिक्शन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं इसको रोक के रखना चाहता हूं तो फ्रिक्शन मेरा सपोर्ट करेगा, फ्रिक्शन मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं अगर गलती से मेरा मन कहे कि नहीं मैं चला लूंगा, ये 50 लगा रहा, मैं आगे 70 लगा लेता हूं, आगे 70 लगा लेता हूं, तो अनबैलेंस 20 ही बचेगा।
अब 20 से चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन तुरंत से पीछे चला जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इसका जो आंसर आएगा ना, मैं तुम्हें बस इतना ही हिंट दिया, इसका जो आंसर आएगा ना वो एक आंसर नहीं आएगा। एमआर के फोर्स का एक लिमिट आएगा कि यहां से यहां के बीच तक फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर यहां से कम लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, और यहां से ज्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करा दूंगा। लेकिन आप सोचने की कोशिश करिए, मेरी बात को दोबारा सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। अब मैं लास्ट लेक्चर के जो होमवर्क थे उसका आंसर बता देता हूं। मुझे सवाल ही याद नहीं है क्या क्या सवाल दिया था। वैसे तो एक सवाल वो जो दिया था ना लिफ्ट वाला, सारे बच्चों ने सही किया। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा था M1 और ये ऑब्जेक्ट रखा था M2, और इसको मैंने G से फ्री फॉल करा दिया था। तो G से अगर ये चल रहा है तो M1 और M2 के बीच में नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और सभी बच्चों ने यही जवाब दिया था। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और प्रीवियस क्लास का होमवर्क और इस क्लास के होमवर्क को मैं नेक्स्ट क्लास में एक साथ करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स, 2 ब्लॉक सिस्टम, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी 2 ब्लॉक सिस्टम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।